तो जैसे जैसे मनरेगा आया सर, तो उसके बाद से वो मनरेगा में एज ए डेली वेज जो लेबरर होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी हाँ, जिसको बोलते हैं, तो वो काम करते हैं सर मम्मी। उसमें आय कितनी होती थी उनकी दिन की? तो उनका 60-80 ये रुपये आते हैं सर, मतलब 60 गवर्नमेंट से 80 रुपये हाँ, दिन। गवर्नमेंट से तो 200 से 250 रुपये आते हैं, पर ड्यू टू सम लूप होल्स हम कह सकते हैं, वो नहीं मिल पाते उनको। अब गांव में एक आप बैंक क्लर्क भी बन जाओगे तो आपको समाज से इज्जत वैसी मिलती है जैसे कलेक्टर बन गए। क्लर्क तो बहुत बड़ा हो गया सर, डी ग्रुप में तो सफाई कर्मचारी लगते हैं। अच्छा, उनका भी उतना ही रुतबा होता हाँ, है? उतना ही सर, उससे बड़ा रुतबा होता है। आपने अपनी जो अधिकांश प्राथमिक शिक्षा की थी वो हिंदी माध्यम में की थी या अंग्रेजी माध्यम? सर मैं हिंदी में था अब तक पूरा। और आपने जो यूपीएससी की परीक्षा दी थी वो कौन से माध्यम में सर दी थी? मैंने इंग्लिश में दी थी, वो ट्रांजिशन किया था उसका। ये कैसे हुआ? और एक सब्जेक्ट में बैकलॉग आ गया, जैसे ही बैकलॉग आता है तो आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाती है। जो 3000 रुपये की वार्षिक महीने की आपको स्कॉलरशिप एनटीए से मिलती जी, वो अब बंद हो गई? वो बंद हो गई, वो नहीं आई मेरी। सारे रास्ते बंद। रिलेशनशिप को लेके बोल लूँ मैं कि बदनाम कर रखा है कि लड़की दोस्त है तो ये वो ख़राब हो गया कैरियर, क्योंकि मुझे लगता है सर कि वो जो आपकी दोस्त सपोर्ट कर सकती है ना आपको, तो वो आप अपने पेरेंट्स से नहीं पा सकते। नहीं डिस्कस कर सकते। उसमें सिग्नेचर जिसके चाहिए होते हैं, उनको पे करोगे आपको तो आपको जस्ट साइन कर देंगे, मतलब पे नहीं करोगे आपका 1-2 महीने में बनेगा। तो मुझे नहीं पता था ये चीज़ें कि साइन करना उनकी ड्यूटी है, मुझे लगा पैसे देना हमारी ड्यूटी है। शुरू में मैं कॉलेज ड्रेस पहन के जा रहा था इंटरव्यू के लिए, मुझे बोले कि चल दुकान पे चलते हैं, मुझे लगा अपना ही लेने जा रहे हैं। दुकानदार को बोल रहे हैं कि इसका नेप ले, कपड़ा दिखा, कोट पैंट सिल, और खुद पुराने वाले कोट पैंट में अपना इंटरव्यू देकर आए हैं। इस तरह के दोस्त हैं फिर वो मेरे। तो हमें वो 20 रुपये के लिए मैं गया वहाँ ऑफिस, मैंने कहा अभी वो हमारे 20 रुपये दे दो भाई। समझाने लग गए कि इधर लग गए इधर लग गए। मैंने कहा यार रिकॉर्ड दिखा दो एक बार। उन्होंने सर बेइज्जती सी करके निकाल दिया कि ज़्यादा कलेक्टर मत बना हम पर। और आई वाज लाइक कि कंडक्टर का बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि कलेक्टर कंडक्टर में क्या फर्क। नहीं पता था तो इधर हमारे गांव में कभी नहीं आया। आपको आईएएस के बारे में पता नहीं है? नहीं पता। आईएएस बन के क्या बनोगे आप उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको सिलेबस पता नहीं है। नहीं सर। आप हिंदी माध्यम से आ रहे थे जी, और आप बोल रहे हैं कि मैं आईएएस बन जाऊंगा। हाँ। सीढ़ियां तो सिर्फ उनके लिए होती हैं जिन्हें केवल छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है दोस्तों, मुझे अपनी राह को खुद ही बनाना है। ये जो पंक्तियां मैंने अभी आपसे कही ये शायद हनुमानगढ़ राजस्थान से आने वाले हेमंत पारिक जी के अलावा किसी और पे इतनी अच्छी तरीके से फिट नहीं बैठेंगी, सटीक नहीं बैठेंगी। हेमंत जी ने 2023 की यूपीएससी परीक्षा को दिया, उसमें 884 रैंकों को अर्जित किया। और उन तमाम लोगों के लिए हेमंत जी एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं इनकी स्टोरी को सर के माध्यम से सुन रहा था। सर की जो माता जी थी वो मनरेगा स्कीम में कार्यरत थी, काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब एक बात बोली जाती है कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आपके सपने जो होते हैं आपकी परिस्थितियां उनको तय करने लगती हैं। एक बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड होने के बावजूद भी देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को उन्होंने निकाला। आपको हम बहुत बहुत बधाई करते हैं सर। और थैंक यू सर। आपसे जानेंगे, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है सर, आप अपना परिचय दें, अपने बचपन के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम हेमंत है और मेरा जन्म जैसा कि आपने बताया गांव बिरान, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में हुआ है। और 2016 में मैंने सिरसा हरियाणा की जो रेजिडेंसी है वो ऑक्यूपाई कर ली। अगर बचपन की बात करें सर तो जैसे सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरी माता जी का रहा है, क्योंकि उनका चाइल्ड मैरिज हुआ था। उनका चाइल्ड मैरिज हुआ जी, था? तो वो 13 ईयर के थे। उसके बाद जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर में हो गए थे, तो सारा जो बर्डन था फैमिली का वो माता जी पे आ गया, क्योंकि पापा से इतना काम होता नहीं है और वो बस छोटा मोटा कर्मकांड का काम अगर कुछ होता है तो कर लेते हैं। तो वहाँ से मेरी माता जी का जो है वो हार्डवर्क स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो वो था कि स्कूल में एडमिशन लेना है, तो प्राइवेट की तो फीस के पैसे होते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम मनरेगा भी नहीं था। तो अच्छा। मम्मी जो है वो किसी के खेत में जा कर के काम करते थे, लैंडलॉर्ड्स के, तो वहाँ से इनकम आता। तो तभी मेरा एडमिशन है कन्या पाठशाला में करा दिया था, जो कि कन्या पाठशाला में? हाँ, वो लड़कियों का स्कूल था सर। लेकिन आपको उसमें दाखिला कैसे मिला? सर जैसे मेरे जैसे बैकग्राउंड के 8-10 बच्चे थे टोटल लड़के,
तो वहाँ पे फीस तो थी नहीं, गवर्नमेंट स्कूल था। तो नाम हम जाते वहाँ पर थे, उसके बाद नाम हमारा शायद किसी और पास के गांव में चला दिया था स्कूल में, तो इस तरह से हम वहाँ पे चले जाते थे सर 8th तक। फिर उसके बाद वैसे देश के जो सबसे अद्भुत पर्सनैलिटी में से एक हैं BR अम्बेडकर साहब, उनकी भी कुछ इसी तरह की स्टोरी रही थी कि उनको भी शिक्षा से वंचित रखा गया था, लेकिन उनमें एक संकल्प उन्होंने जो ले रखा था और उसके बाद उन्होंने, मतलब ऐसा मुझे पता है कि जो क्लास चलती थी उसमें भी उनको बाहर बैठना पड़ता था। तो आपकी भी कुछ उतनी ही प्रेरणा वाली स्टोरी रही है सर। थैंक यू सर। बस यही है कि उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब उनकी तरह अगर कर पाए तो सौभाग्यशाली समझेंगे सर। देन एडमिशन सर, उसके बाद फिर जो 10th है वो महर्षि दयानंद में एडमिशन ले लिया। तो वहाँ पर भी तो आप 8वीं तक कन्या स्कूल में पढ़ रहे थे जिसमें अधिकांश बालिकाएं होती थी जी, और आप उसमें 5-6 जो लड़के थे वो जाते थे। उसके बाद आप 10वीं के लिए महर्षि। हाँ, तो वहाँ पर भी खुद से ही पढ़ना पड़ा सर, क्योंकि लैक ऑफ टीचर जो होता है वो था। तो 10th में 60% आए। तो तब तक मुझे पता नहीं था 11th में सब्जेक्ट लेना होता, क्योंकि हमारे घर में सब आर्ट्स वाले हैं, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो फिर मेरे दोस्त लोग बोले कि वैन आती थी गांव में पास के स्कूल से, कि एक बार जाकर देख सकते हैं वैन में, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में 5-4 दिन फीस नहीं लेंगे, ना किराया लेंगे। मैं उनके साथ चढ़ करके चला जाता। तो मेरा इंटरेस्ट था सर कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे पता ही नहीं था डॉक्टर किस सब्जेक्ट से बने, क्या बनेगा। वो छोटे होते हैं, पूछते हैं ना घर वाले क्या बनेगा, वो डॉक्टर था। फिर वो एग्रीकल्चर में बैठते थे दोस्त लोग, मैं भी उनके साथ बैठने लग गया। तो धीरे धीरे फिर जैसे 11th हुआ, फिर 12th मैंने आर्य समाज से किया। तो वहाँ पर अच्छा स्टाफ था और उन्होंने काफ़ी थोड़ा देख रेख किया, तो पास हो गए सर 12th में। एग्रीकल्चर से 70% आए थे। और उसके बाद फिर जस्ट जेट का एग्ज़ाम होता है 1-1.5 महीने बाद, वो दिया। तो मैं इतना सीरियस तो था ही नहीं कैरियर को लेकर के, मुझे नहीं पता था कि कैरियर में पढ़ने से कुछ होगा आगे। तो नहीं हुआ पहले अटैम्प्ट में। अच्छा। तो सेकंड फिर दिया तैयारी करके, फिर सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन सीट के लिए शुरू में। जेट की परीक्षा आपने क्यों दी? वो BSc एग्रीकल्चर के लिए होता है सर, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसमें फिर जैसे एडमिशन हो गया, पर फिर जो एडमिशन कराने के लिए फ़ीस थी वो नहीं थी, तो फिर वो सीट छोड़ना पड़ा सर। आप शुरुआत में बता रहे थे आपकी फैमिली के बारे में, आपकी माताजी जिन्होंने इतना संघर्ष किया, खासकर उनका आपने पूरा अनुभव बताया, और आप अपने पिताजी के बारे में भी नहीं बता रहे थे कि पूरी जो जिम्मेदारी थी वो माताजी के ऊपर आ गई थी। तो उसके बारे में बताइए सर। यही सर कि माताजी पहले लैंडलॉर्ड्स के फील्ड पे काम करते थे। तो जैसे जैसे मनरेगा आया सर, तो उसके बाद से वो मनरेगा में एज ए डेली वेज जो लेबरर होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी जिसको बोलते हैं, तो वो काम करते हैं सर मम्मी। अच्छा। हाँ। उसमें आय कितनी होती थी उनकी दिन की? सर उस टाइम का तो आइडिया नहीं है, अभी फ़िलहाल भी मम्मी मनरेगा में ही काम करते हैं, तो उनका 60-80 ये रुपये आते हैं सर। मतलब गवर्नमेंट से तो 200 से 250 रुपये आते हैं, पर ड्यू टू सम लूप होल्स हम कह सकते हैं, वो नहीं मिल पाते उनको। तो उसके बाद फिर धीरे कितने घंटे उनका? घंटे तो सर सुबह जाते हैं मम्मी, फिर जैसे गर्मी हो सर्दी हो वो कुछ नहीं देखते, सुबह जाते हैं। गर्मी जैसे अभी बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है, लेकिन इस टाइम राजस्थान में हाँ, मनरेगा वालों का तो फिक्स है सर कि 2 से 3 बजे 4 भी बज सकते हैं और 5 भी बज सकते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। और जैसे ही मम्मी अगर जल्दी फ्री हो गए, जैसे 2 बजे हो गए, तो मम्मी घर पर आएंगे, अपना खाना खाएंगे और किसी लैंडलॉर्ड के फील्ड पर काम करने चले जाएंगे। वो ड्यूअल शिफ्ट वाला काम हो जाएगा फिर, तो वो करते हैं सर, उससे घर चल जाता है। और बड़ी सिस्टर भी है सर, तो उनको भी पढ़ाना, वो भी जिम्मेदारी थी उन पर। तो धीरे धीरे फिर जेट में नहीं हुआ, तो मैं बैठ गया था। अभी अब तो मुझे आपकी माताजी की कहानी सुन के कुछ रखमाबाई का एक नाम याद आता है, जो UPSC में प्रश्न भी था 2020 में उनके ऊपर, जिन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल को लेके लड़ाई लड़ी थी कि एक विवाह की उम्र क्या होना चाहिए। कि काफ़ी पॉपुलर केस है ये इतिहास में, और उनकी भी कम उम्र में विवाह हुआ था, लेकिन वहाँ से मतलब वो एक ऐसा केस हुआ जिसके बाद पूरा इतिहास में BL मेहराम जी जो हुआ करते थे उन्होंने उस केस को लड़ा। तो मतलब इच्छा शक्ति हो, और आपकी माताजी ने बहुत अहम रोल निभाया।
मतलब इतने घंटे काम कर रहे और उसके बाद 60 से 80 रुपए मिलना बस मात्र, उसमें आपकी पढ़ाई कराना। सर वही है सर, उन्हीं का ही रोल है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरी माता जी का बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। और मुझे कोई पूछते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या था यूपीएससी में, तो मेरा ये था सर, मैंने मम्मा इथिक्स फॉलो किया है कि मेरी माता जी है, सुबह 4 बजे उठेंगे, घर का काम करेंगे सारा, वाह वाह वाह, सबको खाना खुना तैयार करके जाएंगे, देन आएंगे, फिर अपना खाना करेंगे, फिर वापस से जाएंगे, फिर शाम को थके आ रहे आएंगे, फिर भी घर का सारा काम करेंगे, फिर सोएंगे सर 5-6 घंटा, फिर सुबह उठकर सेम जो रिपीट कर रहे हैं टास्क को, कितने सालों से कर रहे हैं सर। जब उनकी 13 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, आज उनकी 42 एज है, तो इतने साल में अगर वो बोरिंग नहीं हुए तो मुझे तो एक पंखे के नीचे बैठ करके किताब ही तो पढ़ना है सर। अगर मैं बोर होऊंगा तो फिर वो तो एक इनजस्टिस कभी है। अपनी परिस्थितियों को लेके आपको अंदर से आक्रोश नहीं जागा? वो तो देखो सर, कई बार आए थे, जैसे मैं बता रहा था जेट में छोड़ना पड़ा सीट, तो फिर किसी ने कहा टीचर बन जाएगा, जेबीटी करवा दो। तो उसी बीच मैंने डी ग्रुप का एग्ज़ाम दिया कि मुझे था सर जॉब लगना है 15-20 हज़ार की, कोई भी हो सरकारी। और हमारे एक ट्रेंड भी है सर कि सरकारी नौकरी लग गया ना तो अफसर बन गया। तो मैंने दिया, मतलब गांव में एक आप बैंक क्लर्क भी बन जाओगे तो आपको समाज से इज्जत वैसी मिलती है जैसे कलेक्टर बन गए। क्लर्क तो बहुत बड़ा हो गया सर, डी ग्रुप में तो सफाई कर्मचारी लगते हैं। अच्छा, उनका भी उतना ही रुतबा होता है? हाँ उतना ही सर, उससे बड़ा रुतबा होता है। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने जेबीटी के लिए बोला, किसी ने कि टीचर लग जाएगा, तो वो किया। तो उसी बीच सर सबसे बड़ा मेरा जो सपोर्ट था मेरी दादी माँ थे। अच्छा। तो मैं बचपन से उनके साथ ही मतलब सारा कुछ रहना, तो वो एक्सपायर हो गए। तो जेबीटी मेरा जो हुआ उसमें मेरी दादी माँ ने मेरी आगे की पढ़ाई के लिए, जैसे मेरा लास्ट टाइम एडमिशन नहीं हुआ था, तो रुपए जोड़ जोड़ करके उनकी सैलरी आती थी, या कोई आया घर पे बड़ा दे गया। सैलरी कैसे आती थी? बुढ़ा पेंशन जो बोलते हैं हमारे। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो वो इकट्ठा कर रखा था कि मैं हेमंत को पढ़ाऊँगी। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो तिजोरी थी उससे मेरा जो जेबीटी का पढ़ाई हुआ था, तो उसमें भी फिर जेबीटी में एडमिशन लिया। तो जैसे मैंने कहा, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, ना कोई टीचर था स्कूल में अब तक, ना कुछ और, तो पता ही नहीं था भी इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसका एक इंसिडेंट था सर कि 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे थे जो बोर्ड का होता था, तो हमारे सर बोल रहे हैं कि इसमें पास होना होता है। तो आई वाज लाइक कि सर पास कैसे होना है, वो तो आप कर दोगे, इतनी साल कर दिया आपने। बोला ऐसा नहीं होता, कि अब कॉपियाँ कोई बाहर ही चेक करेगा क्या, बाहर से ही मार्कशीट बनेगी। तो सर डर गए कि इसमें क्या करें सर, हमें नहीं पता सर कि क्या ग्रामर होती है, कुछ नहीं पता था उस टाइम। तो उन्होंने कहा आपको 5-7 वर्ड रटाए थे सर, इज, एम, आर, हैव, हैड, ये कुछ बोले, फिल इन द ब्लैंक्स होगा ना, तो उसमें ये भरा ना। और इससे मुझे एक प्रश्न आता है कि आपने अपनी जो अधिकांश प्राथमिक शिक्षा की थी वो हिंदी माध्यम में की थी, अंग्रेजी माध्यम? सर मैं हिंदी में था अब तक पूरा, मतलब 12वीं तक? हाँ 12th तक हिंदी में, फिर जेबीटी था, उस टाइम भी मेरा हिंदी था। तो उस टाइम इंग्लिश में बैकलॉग आ गया सर फर्स्ट सेम में ही। और आपने जो यूपीएससी की परीक्षा दी थी वो कौन से माध्यम में? सर मैंने इंग्लिश में दी थी, वो ट्रांजिशन किया था उसका। ये कैसे हुआ, मतलब उस पे आएंगे, वो जानना चाहेंगे हम कि। तो वो भी ऐसे ही हुआ था सर, जैसे कि फिर दूसरी बार चांस मिला मुझे इंग्लिश की बैकलॉग तोड़ने का, दोबारा मैं नहीं तोड़ पाया सर, मेरी फिर से बैकलॉग आ गई 2 बार। हाँ, तो फिर थोड़ा गिल्ट हुआ। और एक बार तो उस टाइम भी सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे कि यार मैं बर्डन हूँ कहीं ना कहीं, पेरेंट्स पर भी और सब पर बर्डन ही हूँ। तो मेरी दोस्त है कोमल, उसने समझाया मुझे, और उसने इसी बीच मेरा ICAR का फॉर्म फिल कर दिया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और मैं भी घर वालों से झूठ तो बोला था सर कि मेरी जेबीटी क्लियर हो गई है, अब मुझे CTET जो टीचर का एग्ज़ाम उसकी तैयारी करनी है, पैसे चाहिए। तो उन्होंने मुझे सर 3-4 हज़ार रुपये अरेंज करके दिए, कुछ दोस्तों से किया। और मैंने IELTS जो होता है इंग्लिश का, मैंने वहाँ पर दे दिया वो पैसे। घर वालों के हिसाब से मैं CTET की तैयारी कर रहा हूँ, मैं वहाँ IELTS कर रहा हूँ, इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ अपनी। तो फिर उसी बीच ICAR का एग्ज़ाम हुआ, और उस टाइम सर मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, तो बहुत बकवास हुआ कि नहीं होना, और भगवान ने सुनी, वो कैंसिल हो गया। फिर दोबारा हुआ तो सेंटर सर बहुत दूर आ गया, जयपुर, तो किराया नहीं था। मतलब पूरा आपका संघर्ष वाली ही जर्नी रही है, मतलब हर क्षण पे भगवान ने आपकी परीक्षा ही ली है। वो मतलब परीक्षा ली और सपोर्ट भी किया है सर, जैसे उस परीक्षा ली और सपोर्ट भी। मेरे दोस्त जैसे कोमल है, पंकज है, तो उन्होंने कहा कि पेपर दे के रहो, किराया हम अरेंज करेंगे। तो वो कहाँ है आजकल आपके दोस्त? सर वो पढ़ रहे हैं गाँव में। अच्छा। हाँ, वो भी हम उम्र है? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा, फिर मैं देख कर गया है सर
प्रभु का नाम लेकर के, और भगवान की दया से मेरा एडमिशन हो गया, सिलेक्शन हो गया ICR में। फिर था कि फ़ीस कहाँ से लाएंगे, तो फिर उसके जो इंस्ट्रक्शन पढ़े तो उसमें था कि NTA स्कॉलरशिप देगा मुझे 3000 पर मंथ। तो उससे मैंने सोचा भी हो जाएगा मेरा ग्रेजुएशन। तो मैंने एक रिलेटिव से शुरू में उठाए सर 8-10 हज़ार रुपये। मैंने कहा मैं आपकी स्कॉलरशिप दे दूँगा। आप बता रहे थे आपकी माताजी जो थी वो मनरेगा में थी। हाँ। उनकी आय बहुत कम थी जी। अपने पिताजी के बारे में भी आप बताइए। सर पापा जैसे कर्मकांड का काम करते हैं, जैसे पंडिताई बोलते हैं हमारे एरिया में। पंडिताई तो उसमें वो इस तरह का नहीं करते बड़ा काम। जैसे हमारी साइड सर बेटियों को इतना, जैसे आप किताबों में पढ़ते हो, तवज्जो नहीं दिया जाता। तो अगर किसी घर में बेटी पैदा हो रही है तो पापा उसका नाम पापा निकलवा देंगे, कोई चार्ज नहीं करते। एक सर जैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन लोअर कास्ट है, उनमें बहुत कम पंडित लोग होते हैं जो उनका काम करवा के खुश होते हैं। तो मेरे पापा ने ओपनली बोल रखा है कि किसी का हो तो मैं कराऊंगा। और वहाँ से अगर कोई भी पैसा आता है, लेते नहीं है वो असल में, तो ले भी लिया या तो उन्हीं को वापस दे देंगे या गौशाला में दे देंगे। तो एज ए काइंड ऑफ समाज सेवा मान रहा हूँ मैं इसको। तो इसलिए जो फैमिली की इनकम में सपोर्ट ज़्यादा है वो मम्मी का है। तो ये था आप। लेकिन एथिक्स जो वैल्यूज़ आपने लिए, जो मूल्य लिए, वो आपने माताजी और पिताजी से दोनों से लिए। मतलब इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी जो पैसा उस कर्मकांड से आ रहा था, जो भी अनुष्ठानों से आ रहा था, वो दान दे देते थे पिताजी। बस पापा का यही है सर कि क्या करना है, छाती पर लेकर थोड़ी जाएंगे। हाँ, और शायद उन्हीं का रिजल्ट है सर कि भगवान ने मुझे ये दिया आज। बहुत नेक कि हाँ, कर्मा हिट्स बैक ना, तो उनके कर्मा अच्छे हैं सर। मेरे तो नहीं होंगे लेकिन उनके बहुत अच्छे हैं, तो आज मैं आपके सामने हूँ। आप भी उन्हीं की संतान है सर। तो उन्हीं के कर्म हैं सर सारे। फिर ICR के लिए पैसे लिए सर रिलेटिव से, तो उनको 2-3 महीने का बोला था। फिर वहाँ से प्रेशराइज होना स्टार्ट हो गया मैं, क्योंकि जैसे ही मैं एडमिशन लिया मेरे 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम हो गए। इवन आई डोंट नो कि सब्जेक्ट क्या क्या है, क्योंकि जो स्टेट एग्ज़ाम से आए थे उनका तो सिलेबस हो गया था। तो उन्होंने हमारे भी, हम 4 सीट होती है ICR की पर यूनिवर्सिटी में, 3 से 4, उसमें मेरा एडमिशन हुआ था। तो मेरे एग्ज़ाम ले लिया, मुझे नहीं पता था, और मैं जो आ रहा था लिख के आ रहा था, और एक सब्जेक्ट में बैकलॉग आ गया। और जैसे ही बैकलॉग आता है तो आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाती है। ओ, जो 3000 रुपये की वार्षिक महीने की आपको स्कॉलरशिप NTA से मिलती जी, वो बंद हो गई। वो बंद हो गई, वो नहीं आई मेरी। सारे रास्ते बंद। अब रास्ते बंद, ऊपर से जिससे पैसे लिए थे 2-3 महीने का बोलकर, वहाँ से बहुत प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। किस तरह का दबाव? कि हमें पैसे चाहिए, हमें नहीं पता। तो नहीं तो वो तो सर क्या ही बोलूँ मैं, रिलेटिव है। तो जैसे मैं कई बार फ़ोन नहीं उठा पाते सर, जवाब नहीं होता हमारे पास भी, कैसे देंगे। वो मेरे दोस्तों को कॉल। और ये कितना अमाउंट था? 10,000 समथिंग। बस 10,000 रुपये मात्र थे? जी सर। तो और वो भी शिक्षा के लिए? हाँ, वो बहुत होते थे सर मेरे लिए। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो तभी मेरी समाज ने हेल्प की, जो ब्राह्मण समाज है उसने हेल्प की 2 साल तक। फिर उन्हें लगा कि ये नहीं कर पाएगा कुछ, 10th में इसके 60% है, 12th में 70 है, ठीक है, JBT में बैकलॉग है। तो उन्होंने कहा भी हमारे हाथ खड़े हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझे ये था सर कि अब तो छोड़ना पड़ेगा। आपकी उम्र तब कितनी थी सर? अब मतलब ये मेरा एडमिशन हुआ था सर 2018 में, तो 20 की बात है ये। तो उस टाइम फिर मेरा था कि मैं अब कोई काम कर लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले ये आया कि यार अब बर्डन बन गया ना, तू JBT क्लियर किया तूने ना, यहाँ कॉलेज में किया, घर वाले इतनी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, माँ इतना दुखी हो रही है। स्वास्थ्य ग्रुप के सीनियर थे सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने मेरी 1.5 साल की फ़ीस भरी सर। और फिर मेरे दोस्त लोग हैं जैसे मदन कुकना और वो थे, उन्होंने भरी। तो उस तरह से मेरा ग्रेजुएशन हो गया। खाने का था सर, तो मैंने जैसे सैटरडे तक मेस खुला रहता था, संडे को ऑफ होता था, तो संडे को सूर्य भगवान का फास्ट कर लिया कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप जैसे कई सारे विद्यार्थीगण जो हैं, जो एक स्ट्रगल करते हैं दिन रात, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं। इस तरह के विचारों से कैसे डील करें सर, इसके ऊपर खुल के चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है सर। और क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के विचार कभी भी आते हैं, और ख़ासकर UPSC या किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाली सर, ये एक प्रक्रिया होती है। मतलब घटना नहीं है कि आपने सिलेक्शन हो जाएगा, कड़ी तपस्या आपको करना होती है, प्रतिस्पर्धा आजकल इतनी है। तो ऐसा विचार कभी आए
दोस्तों की भूमिका सर इसमें आपने बहुत मेजर बताई, और आप भाग्यशाली रहे कि इतने अच्छे आपको दोस्त मिले जो आपकी फीस भरने को भी तैयार हो गए। एक संदेश कुछ लोगों को भी आप दीजिए सर, जिसके मन में कभी ऐसा विचार आता है तो कैसे उस नकारात्मकता से बचे। और आप खुद में अपने आप में एक इतना बड़ा उदाहरण है कि उस परिस्थिति से निकल के आप कहाँ पहुँचे सर, लेकिन एक कोई संदेश उनको आप देना चाहें। श्योर सर, जैसे कि मैंने 2 बार ट्राई किया था सुसाइड का। तो पहली टाइम तो दोस्तों ने बताया, मैंने कुछ सोचा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा था, मेरी वो सिचुएशन भी नहीं थी मैं सोच पाऊँ। जब सेकंड टाइम मैंने किया तो दोस्तों ने बचा तो लिया, फिर मैंने सर अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया जब मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर चुका था। तो मैंने कहा कि पापा मेरा नहीं होगा। तो मेरे पापा ने कहा कि पापा को पता चल गया अभी क्या ट्राई किया इसने, तो बोले कि हमें आईएएस नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। ठीक है, तेरा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही उनकी पूंजी। हाँ, कि हमने किसके लिए किया है, किसके लिए कमा रहे हैं। ठीक है, मतलब तू अगर चला गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। और वो बात थी सर की सही बात है, अगर फेल हो जाऊँगा सर दुनिया से आदमी हार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एट द एंड घर पे जाएगा। उसको अगर वहाँ पे कंधा मिल रहा है ना तो वो पूरी दुनिया वापस से जीत सकता है। बहुत बढ़िया। तो मेरा यही था सर कि मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का मुझे सपोर्ट है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अब मेरा होगा नहीं होगा। तो मुझे बहुत टोन्स मिलते थे। तो मेरा यही था, आपको अगर आ रहा है ऐसा थॉट्स, ठीक है, कि ये कर लेते हैं, फेल हो गए, फेलियर लाइफ का पार्ट है यार। मैं डी ग्रुप में फ़ेल हुआ, जेट में फ़ेल हुआ, और डी ग्रुप में फ़ेल हुआ वो मेरी डेस्टिनी थी। अगर मैं फ़ेल नहीं होता तो शायद आज मैं किसी कार्यालय में सर सफाई कर रहा होता या चाय पकड़ा रहा होता। वो भी अच्छी जॉब है, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन शायद मैं वो कर पाता, पब्लिक को सर्व नहीं कर पाता सर आगे जो और उस टाइम फ़ेल हुआ। उसके बाद मुझे आईसीआर में एडमिशन मिला है, फिर मैंने यूपीएससी तैयारी स्टार्ट की, आज आपके सामने हूँ मैं। तो वो फेलियर है, वो मेरे लिए इसीलिए दिया मुझे भगवान ने कि मैं कुछ और अच्छा कर सकूँ। तो अगर आप फेल हो रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए ये वो, आप उससे बड़ा करने के लिए बने हैं। वो जॉब आपको डिजर्व नहीं करती, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। और कई सर एक रिलेशनशिप को लेके बोल लूँ मैं कि बदनाम कर रखा है कि लड़की दोस्त है तो ये वो ख़राब हो गया कैरियर, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक बहुत अच्छी दोस्त है आपकी, क्योंकि मुझे लगता है सर कि वो जो आपकी दोस्त सपोर्ट कर सकती है ना आपको, तो वो आप अपने पेरेंट्स से नहीं पा सकते, नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि अपने को 100 दिक्कत आ रही है सर। तो हम क्या सोचते हैं, दिमाग में स्ट्रेस तभी आता है कि अपन किसी से शेयर नहीं करते। पेरेंट्स से शेयर करेंगे वो परेशान होंगे या वो घर बुला लेंगे, 2 ही बातें होनी है। सही। अगर आपकी दोस्त है अच्छी, उससे शेयर कीजिए आप, ठीक है, तो आपको सर एंजाइटी स्ट्रेस फिर नहीं होगा। तो वो रिलेशन को बदनाम कर रखा है। अगर आपकी बढ़िया से वाइब्स मैच हो रही हैं तो एक रिलेशनशिप है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे में सर बहुत बड़ा रोल वो भी है। बोलते हैं ना कि एक औरत के हाथ जो है वो पीछे होता है, मेरे को लग रहा है एक औरत के हाथ के पीछे मैं हूँ। नहीं सर, मेरे पीछे नहीं है, मेरे आगे औरत का हाथ है, उसके पीछे मैं हूँ। और कई सारी आपकी दादी जी, आपकी माता जी, मेरी दोस्त, आपकी बड़ी बहन, आपकी दोस्त जी, तो बहुत बड़ा रोल है। तो ये स्ट्रेस आ रहा है तो मम्मी पापा को एक बार पूछ लो कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा बाई चांस नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। अगर वो बोल देंगे कि तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हें मार देंगे, देन आप आराम से कर लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। वो अगर आपको बोले हमें बेटा चाहिए, हमें नहीं चाहिए जॉब जाब कुछ भी, तो आप बस आराम से फिर बेझिझक होकर तैयारी कीजिए यार, इतना क्या ही सोचना। फिर ऐसे ग्रेजुएशन हो गया मेरा, ऐसे करके धीरे धीरे। तो आपका ग्रेजुएशन हो गया इस तरीके से, जहाँ पे आपको वो 10,000 रुपये के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर समाज ने आपको सपोर्ट किया। हाँ। तो उसके बाद सर आप यूपीएससी की तरफ कैसे निकले? मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि आप जिस क्षेत्र से आते थे वहाँ शिक्षा का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं था। अगर 13 साल की उम्र में आपकी माता जी का विवाह हो रहा है, अगर 10वीं तक आपको ये पता नहीं है कि आपको विषय कौन सा लेना है, आप एग्रीकल्चर को ले लेते हैं, और आगे भी आपको पता नहीं है कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें से विषय कौन कौन से आने हैं, तो इतना अभाव नॉलेज का, और फिर आप यूपीएससी की तरफ निकल दिए, ये कैसे हुआ? सर इसका एक स्टोरी है सर। जैसे मैंने कहा कि मेरी माताजी मनरेगा में काम करते हैं। अच्छा। तो मैं जब आईलेट्स की तैयारी करने चला गया था झूठ बोलकर घर वालों से, तभी मैं एक दिन घर पे आया तो मैंने देखा कि मेरी माताजी रो रहे हैं। जब मैं मिला तो मुझे देख के और गले लग के रोने लग गए। तो मैंने कहा क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रहे हो? वो बुरा लगता है सर जब मार होती है तो मम्मी ने कहा कि बेटा मैंने पानी पिलाया इस बार, घर से 20 लीटर पानी मैं सर पे उठा के लेके जा रही हूँ उनको किसके लिए?
मनरेगा में काम करते हैं, उनको कर्मचारियों को सर एक नियम होता है कि आप अगर वहाँ पे काम कर रहे हो, जैसे होता है कि वीडिंग कर दिया या कोई भी काम कर दिया, उसके आपको मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से 200 रुपये मिलते हैं। लूप होल्स के बाद आपको 60 to 80 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। सेम अगर आप पानी घर से ले जा करके पिला रहे हो उन वर्कर्स को, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 220 रुपीज़ मिलते हैं, मतलब 20 रुपये आपको ऊपर मिलेंगे। हाँ, और अगर आप पानी अपने सहपाठी मतलब जो सह कर्मचारी है उनके लिए ले जा रहे हैं 20 लीटर पानी। जी सर, हमारे केस में होता है कि 20 लीटर तो मिनिमम 2-3 राउंड भी लगाने पड़ते थे। और घर से ये कार्य क्षेत्र कितनी दूर था? 2-3 किलोमीटर पे आता है। 2-3 किलोमीटर पैदल चल के 20 लीटर पानी लेके जाना, वो भी 2-3 बार दिन में। ये होता है सर। और उसमें ये भी है ना सर, और उसमें भी वो 20 रुपए नहीं मिल रहा। 20 नहीं सर, 220 आते हैं गवर्नमेंट से। आप यहाँ पे लूप होल्स के बाद हमें 80 दे रहे हो, ठीक है। 80 के बाद 20 रुपये और सर 100 रुपये के लिए लड़ाई थी है। मतलब ये नहीं कि आप करप्शन मत करो, ये नहीं बोला उनको हमने कहा हमारा हक है, 20 रुपये तो दे दो कम से कम। आप 120 रख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वो थी। तो वो मुझे लगा सर कि कोई अपना जानकारी काम कर रहा था उस ऑफिस में। लेकिन इस रूप में तो आपने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया। उस टाइम जानते नहीं थे सर क्या होता है। और देयर इज ए कल्चर सर कि काम होना चाहिए चाहे पैसे लग जाए, जो हमारे समाज में है। और अवेयरनेस है ही नहीं सर। मैं अभी यूपीएससी में आया हूँ, मुझे पता चला सर करप्शन क्या होता है। उससे पहले अधिकांश लोगों को अपने अधिकारों के बारे में भारत में नहीं पता सर। मैंने डेमो सेल भी 100 रुपये देख के बनवाया है सिग्नेचर के, मुझे नहीं पता था। क्या डेमो सेल जो होता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उसमें सिग्नेचर जिसके चाहिए होते हैं, उनको पे करोगे आपको तो आपको जस्ट साइन कर देंगे। मतलब पे नहीं करोगे आपका 1-2 महीने में बनेगा। तो मुझे नहीं पता था ये चीज़ें कि साइन करना उनकी ड्यूटी है। मुझे लगा पैसे देना हमारी ड्यूटी है तब बनेगा। नहीं पता सर हमारे एरिया में। तो हमें वो 20 रुपये के लिए मैं गया वहाँ ऑफिस, मैंने कहा अभी वो हमारे 20 रुपये दे दो भाई। तो बोले समझाने लग गए कि इधर लग गए इधर लग गए। मैंने कहा यार रिकॉर्ड दिखा दो एक बार। अच्छा हाँ अच्छा। तो भाई वो 20 रुपये कहाँ गए? आपके अंदर का अधिकारी जाग गया। हाँ पता नहीं कैसे बोला मैं वो। तो मुझे लगा सपोर्ट मिलेगा, यहाँ कोई अपना ही है। पर वहाँ पर उन्होंने सर बेइज्जती सी करके निकाल दिया कि ज़्यादा कलेक्टर मत बना हम पर। और आई वाज लाइक कि कंडक्टर का बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि कलेक्टर कंडक्टर में क्या फर्क नहीं पता था। तो सर हमारे गाँव में कभी नहीं आया। हमारे गांव में कोई विजिट नहीं हुआ कभी, तो मुझे आइडिया नहीं था। कितने लोग उस समय, मतलब कितने लोगों का गांव है, मतलब हनुगाड़ गांव में? अभी फिलहाल तो वोटिंग ठीक है सर, 3-4 हज़ार वोटिंग है। तो नहीं पता था, मैं सोचा कंडक्टर का बोल रहा होगा। मैं घर आ गया मायूस होकर, मैं कोई ना बाद में आ जाएंगे माँ। तो फिर यूपीएससी स्टार्ट ऐसे हुआ सर कि मैं कॉलेज में गया तो ट्रीट चल रहा था, रैगिंग जिसको ट्रीट बोलते हैं, ट्रीट का नाम दे देते हैं। तो सीनियर सबसे पूछ रहे थे किसको क्या बनना है। तो कोई सुपरवाइज़र बता रहा था, कोई किसी का पापा की भी कंपनी थी, बड़े बड़े लोग भी थे उसमें। कोई बोला कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, आगे पढ़ूंगा। मुझे सीधा था सर कि आगे तो नहीं पढ़ूंगा, ग्रेजुएशन करना है, जॉब करनी है। लेकिन ये नहीं पता इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। आई डोंट नो कि सब्जेक्ट क्या क्या है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत दूर की बात है, से क्या रास्ते खुलेंगे आपको ज्ञान नहीं था। तो देन मेरी जब टर्न आई तो मैंने सर खड़ा हुआ, मैं सोचा भी सीनियर है पूछ लेते हैं। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या बनना है, अब बता दीजिए मैं बन जाऊँगा। अच्छा हाँ। और देन सारे हंसने लग गए कि इसका विजन ही क्लियर नहीं है। अच्छा। और देन उन सीनियर ने कहा कि देख के आईएएस बन जाएगा। और तब शायद ये वो मिर्जापुर आई थी, पता नहीं आईएएस बनो जो भी है, मुझे नहीं पता था। मुन्ना भैया। हाँ, तो उनको देख के बोला होगा उन्होंने कि आईएएस बन जाएगा। मैं क्या बन जाऊँगा, मुझे लगा कलर की तरह पेपर होता होगा कोई डी ग्रुप कलर की तरह, 1-2 पेपर तैयारी कर लेंगे अच्छे से। 4 साल है ग्रेजुएशन। आपको आईएएस के बारे में पता नहीं है? नहीं पता। आईएएस बन के क्या बनोगे आप, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपको सिलेबस पता नहीं है? नहीं सर। आप हिंदी माध्यम से आ रहे थे जी, और आप बोल रहे हैं कि मैं आईएएस बन जाऊंगा। हाँ, मुझे वही था सर कि छोटा मोटा पेपर होता होगा। तो उन्होंने कहा कि सर्च कर लीजिए पहले फिर बताइए। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा ठीक है कर लेंगे। मैं रूम पे आया तो मैंने सर्च किया इधर उधर, तो आईएएस आ रहा है। मैं फिर सुमंत भैया दिल्ली रहते थे, फ़ोन किया। मैं क्या भैया बोले हाँ क्या कैसे? मैं क्या कैसे कुछ छोड़ो, आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उनको पता था यूपीएससी में क्या कंपटीशन है। उन्होंने कहा एक बार अपन कोई और देखते हैं। अच्छा, कोई और नहीं, यही करेंगे वो, ठीक है। और हमारे घर में मेरे 60% है, पर सबसे इंटेलिजेंट मैं था उस टाइम 60% में। तो इस तरह का हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है चल मैं देखता हूँ। उन्होंने 3-4 वीडियो भेजे सर, चैनल्स, यहाँ से वीडियो देख लिया कर। तो किसी चैनल पे था सर कि आईएएस से कलेक्टर बनते हैं।
और तब वो बात हिट हुई कि ज़्यादा कलेक्टर मत बन हम पर, ज़्यादा कलेक्टर मत बन, जो आपसे दिहाड़ी मजदूरी के जस्टिस के लिए बोला सर। तब वो उस टाइम लगा कि अगर मैं कलेक्टर बन गया तो कितनी माओं के साथ जस्टिस करूँगा मैं, क्योंकि उसके पास पावर है। तो उस दिन सोच लिया सर कि बनेंगे, और मेरे पास अभी भी पड़ा है सर, पहले दिन का लिखा हुआ कि 2023 हेमंत यूपीएससी IAS। उसी दिन दीवार पे लिख दिया 23 का, भगवान ने क्या सुना पता नहीं। कब कौन से सन में लिखा आपने ये सर मैंने 19 जो स्टार्ट हुआ था 2019 में, हाँ, आपने लिख दिया कि हेमंत IAS 2023। हाँ, मैनिफेस्ट कर रहे थे आप डायरेक्ट सर। मैं मतलब सब जैसे सिलेबस लिखा है कि क्या क्या स्टेप पर है, सबके नंबर भी लिख दिया कि इसमें मुझे इतने लाने हैं, इसमें इतने लाने हैं, और इवन मेरे पास एक किताब भी नहीं है कोई। और आपको बस ये पता है कि ये विषय आते हैं, उन विषयों में क्या क्या कितने किस तरह से पूछा जाता है, आपको नहीं पता? कुछ नहीं पता था सर। और तो उस टाइम मैं हिंदी मीडियम का था, मैंने हिंदी में यूट्यूब से लेक्चर देख के और कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दिया कि किताब खरीदने के तो नहीं थे सर पैसे उस टाइम, जो रफ कॉपियाँ थी उसमें लिखता था मैं। तो वहाँ से मैं लिखता चला गया। फिर एक दिन मैं यूट्यूब देख रहा था। तैयारी आप ऑनलाइन ही कर रहे थे, राजस्थान में कर रहे थे? मैं जयपुर कॉलेज में, जयपुर कॉलेज के साथ, जैसे मेरा 9 से 5 कॉलेज था, 5:30 मेरा फिक्स हो गया फिर उसी दिन से कि मैं 5:30 लाइब्रेरी जाऊँगा। A1 लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे मैंने भैया को बताया, भैया मेरी सिचुएशन ये है। वो बोले चल पैसे मत दियो, तू IAS बन के एक बार आ जाना। वाह। मैं क्या ठीक है भैया। तो वहाँ मैं जाता था 5:30 से रात को 12:30 या फिर 1:30 बजे तक बैठना वहाँ मेरा फिक्स था। आया, खाना मेरा मेस वाले रख देते थे मेस में, वो ठंडा खाना खाया, सो गया, सुबह उठा। और फिर उस दिन वो भी था कि न्यूज़पेपर तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो मैं फिर भी चाहे मेरे से 5 लाइनें पढ़ी जाए मैं तो पढ़ूंगा, मेरा ये था। फिर मैंने वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर पता चला सर कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कि अगर 700-800 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं तो 15, 20, 25, 30 हिंदी मीडियम के हैं। तो मुझे लगा ये तो दिक्कत है, वो टैलेंटेड है तो भी इतने नहीं हो रहे, और मैं तो बिल्कुल एवरेज से भी बिलो एवरेज हूँ। तो मैंने कहा इंग्लिश करते हैं अभी। मैंने इंग्लिश मीडियम लिया, फिर उसके बाद इंग्लिश में वीडियो देखना स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर के लिए मैं कोई पर्टिकुलर कोचिंग का एक्सप्लेनेशन देखता न्यूज़पेपर का, फिर न्यूज़पेपर पढ़ता। 3 घंटे लगते, कई बार 4 लगते। और जो लक्ष्मीकांत और वो वीडियो होती है यूट्यूब पे होती है ना कि मैराथन लक्ष्मीकांत का, उनको रोक रोक के वो लक्ष्मीकांत मैं कॉपी में लिखने लग गया। तो तभी मेरा दोस्त मिला एक गौरव, तो उसको पता चला कि यूपीएससी कर रहा है। तो वो बोला तू यूपीएससी कर रहा है? मैं क्या नहीं। तो वो रूम में लेके गया, उसके पास लक्ष्मीकांत रखा था। बोला ये देख मुझे भी पता है इसका, मैं भी कर रहा हूँ। मैं कहा उधारी दे दे एक बार यार। हाँ, उसकी सर किताब उस दिन मैंने ली, और उसके बाद मैंने कहा भाई कुछ भी कर ले, किताब नहीं दूंगा। वो मेरे पास अब भी है, मैं वही पढ़ता हूँ। हाँ, तो वहाँ से मेरी लक्ष्मीकांत आ गई। आपके जीवन में आपके दोस्तों की भूमिका बहुत बड़ी रही है सर। जैसे फिर सोनू जैन सर मिले, उन्होंने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, और वो कॉलेज में प्रोफेसर थे हमारे, असिस्टेंट प्रोफेसर। उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। देन चिरंजीवी कुमावत सर हैं, उन्होंने स्टार्ट की थी तैयारी, फिर छोड़ दी। तो उनके पास सर ज्योग्राफी के NCERT थे, उन्होंने वो दे दिए। तो ऐसे करके मेरे पास बुकलेट्स आते गए, मैं पढ़ता चला गया धीरे धीरे। इंग्लिश था, समझ नहीं आ रहा था, तो मैं करता गया सर, एक तो रूम में होता तो बोल बोल के पढ़ता, और जो मैंने एक पेज पढ़ा है ना मैं कॉपी में लिखूँगा। एक वर्ड भी मिस हो रहा है ना, मैं दोबारा से फिर लिखूँगा। इज भी मिस नहीं करना, मैं क्या रटना है सारा, मुझे नहीं पता, समझने आ गया मैं। तो मैं धीरे धीरे ऐसे शुरुआत में आप रट रहे थे, जर्नी स्टार्ट होती गई धीरे धीरे। फिर मुझे टोन्ट्स भी बहुत मिलते थे, जैसे साथ वाले तो होते ही हैं सर टोंट मारने के लिए। समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, समय बर्बाद है। सेकंड की 60% में IAS बन जाएंगे ना, तो हम तो 92 वाले सीधे ही PM बनेंगे। हाँ, कुछ बोलता यूपीएससी फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलिए उनसे कि अब आप PM बनिए, मैं तो बन गया कलेक्टर। आते हैं सर, अब तो बेस्ट भाई है उनका। अच्छा, तो बेस्ट भाई है उनका। तो कॉल जैसे फिर धीरे धीरे वो हुआ, कुछ बोलते यूपीएससी फुल फॉर्म क्या है। इवन मैं UPSE लिखता था सर, यहाँ पे नाम लिखते हैं ना वो शुरुआत में जब जुनून होता है, मैं UPSE लिखता था। कई सारे लोग इसी तरह से CBSC सोचते हैं। हाँ, CBSE नहीं, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का इतना, तो वही था कि E लिखना है, मैं क्या E, लोग बोलते फुल फॉर्म क्या है, नहीं पता। ठीक है, ये था मेरा कि नहीं आता मेरे को कुछ। मैं धीरे धीरे जैसे स्टार्ट हुआ जर्नी, तो फिर सोनू जैन सर का सपोर्ट मिला। फिर सर 2020 में मैं टेलीग्राम यूज करने लग गया, तो मैं ग्रुप में जुड़ता चला गया। जो मार्कशीट का ग्रुप है उसमें एक मार्कशीट आई गौरव पांडे सर नाम से, गौरव पांडे नाम से। उनका सर 10 नंबर से मिस हो गया था फाइनल, और मेरे लिए तो वो मतलब भगवान मानूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने प्री दिया है, मेंस निकाला है, इंटरव्यू दिया है।
और मैं हूँ बिगनर। मैंने उनको मैसेज किया, मैं कहा हेलो सर, वो आपका बिल्कुल कट ऑफ के पास में ही था, मुझे थोड़ा गाइड कर दोगे। और बहुत हम्बल बंदे, मतलब बहुत ज़्यादा हम्बल है सर वो अभी। तो बोले कि ठीक है कर दूंगा मैं, आप बता देना। मैं क्या सर नंबर दे दो आप। उन्होंने नंबर दिया, बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद उनसे इतना अच्छा रिलेशन हो गया, घर अनजान है हमारा, मैं घर चला जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ अच्छे से, बात हो जाती है। तो उन्होंने सर शुरू से बताया क्या रोल है एनसीईआरटी का, कैसे पीवाईक्यू करने, सारा कुछ उन्होंने समझाया। और भगवान ने भी सुनी सर, उन्होंने साथ दिया तो उनका 21 में आईपीएस हो गया। अच्छा। हाँ, अब वो आईपीएस है। अच्छा। एमपी कैडर के। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। फिर मेरे पास के गांव से सर नरेश राजेरा नाम से सिलेक्टेड हो गए थे। उनका बैकग्राउंड भी यही था सर मेरे जैसा, कि उनके पिताजी टेलर का काम करते थे और माताजी का सेम ही था ऑक्यूपेशन। तो मैं क्या, इनका हो सकता है तो मेरा होगा, वो भरोसा आ गया पता नहीं कैसे। आपने अपना पहला अटेम्प्ट कब दिया? फिर मैंने वो कॉलेज में ही दे दिया था सर, 2022 में। मतलब मेरा ग्रेजुएशन हुआ सितंबर में और मेरा मई में एग्ज़ाम था 2022 में। तो आपका दूसरा अटेम्प्ट था? हाँ। तो उस टाइम मैं ना मेंस के लिए एलिजिबल था ना कुछ और। प्रीलिम्स तो आपका नहीं निकला? नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया मेरे को, पर 2022 में आपका? हाँ, मैं तो प्रीलिम्स में तो कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा। लेकिन आगे डेफ के लिए वो होता है ना, वो एलिजिबल नहीं था। मैंने उस टाइम आरएएस भी दिया था, वो भी मेरा क्लियर हो गया था प्री। तो दोनों आपका प्री क्लियर हुआ? तो उसके बाद फिर मेरा स्टार्ट हुआ कि अब मैं ग्रेजुएशन हो गया है, तैयारी मेरी अच्छी हो गई है। तो मुझे गौरव पांडे सर ने एक ही बात कही थी कि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स उनके कम से कम 10 से 15 रिवीजन कर, और कुछ नहीं करना। और ये बहुत अहम बात कही आपने सर। हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप 10 बुक को एक एक बार पढ़ने की अपेक्षा एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो उसका आउटपुट हमेशा बेटर आएगा सर। अपने संसाधनों को। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ सर, यूपीएससी ने खुद आपका सिलेबस इतना विस्तृत कर रखा है। हाँ। तो आप अपने सिलेबस को और ज्यादा विस्तृत मत करिए सर। यही पता नहीं, अभी भी डाउट आते हैं बच्चों के। हाँ। कि सर क्या पढ़े। मैं बोल देता हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, ये पढ़ो। वो एक बार पढ़ेंगे, ये तो हो गया, आगे बताओ क्या पढ़े। अरे भाई, इसको कम से कम 10-15 बार पढ़ो यार। एक बार में नहीं होगा। एक बार में होगा, 2 बार 5 बार पढ़ लिया ना आपने, तो आप में क्या होगा कि आप 2 ऑप्शन तो कर दोगे एलिमिनेट, 2 में पजल हो जाओगे, इसका क्या होगा। और वही सेम अगर आपके 10 से 15 रिवीजन है ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, सिर्फ ऑप्शन नहीं पढ़ोगे। आपको ऑप्शन पता है कौन सा होगा इसमें। वो इसका कोई आप उदाहरण भी देना चाहेंगे सर? सर उदाहरण तो क्या है दूंगा, इस बार प्रीलिम्स दिया था तो मेंस के बाद मैंने नहीं पढ़ा इतना कुछ भी। और इस बार 110 के समथिंग स्कोर कर रहा हूँ मैं जीएस में। तो मेरा वही है कि मेरा एक तो एनसीईआरटी पे मेरा बहुत अच्छा कमांड है। स्टैंडर्ड बुकलेट्स को मैंने कॉलेज के टाइम पे भी 10 से 15 बार पढ़ दिया था एनसीईआरटी और उनको, और अभी 1.5 साल दिल्ली में हो गया, इतना ही अब पढ़ दिया होगा। ठीक है, मैंने कोई वो नहीं है कि मैं अलग से किसी रिसोर्सेज के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा बेसिक अच्छा करना है। दूसरी बात सर, 200 में से 200 कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। सही बात है, यूपीएससी खुद ही नहीं जाएगा। 40 क्वेश्चन भी वो आ रहे हैं ना जो आपको नहीं आ रहे, तो 60 क्वेश्चन तो जोनर के हैं, वो कर लो आप। 60 में से भी अगर आपके 50 करेक्ट हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा। यही तो कट ऑफ जा रही है। 75 थी इस बार। हाँ, मेरा वही टारगेट है और यही मैं बच्चों को बोलता हूँ। जैसे अभी प्री से 3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था कि मेरा एंशिएंट हिस्ट्री नहीं हुआ। ठीक है, मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगा, 10 क्वेश्चन मान ले, आएगा तो 1-2। ठीक है, सोच ली तुम्हारा पेपर 180 नंबर का है, उसमें से उखाड़ लो कुछ। तो वही था सर, मैंने सिर्फ वो पढ़ा। और एक मैंने सर थोड़ा अलग किया हट के, वो ये था कि मैंने PYQs, क्योंकि मेरे पास टेस्ट सीरीज़ के पैसे नहीं थे, तो मैंने 1970 से अब तक के जितने PYQ है वो किए हैं सर, प्री मेन दोनों के। और उनके ऊपर भी ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चन है कोई पढ़ रहा हूँ, आ रहा है ठीक है कर दिया, नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दिया, बाद में देखा ही नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने सर 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन के ऊपर रिसर्च किया है। एक तो करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट जो है ना उनको गूगल किया है, उनको देखा है कि उनका क्या मीनिंग होता है। क्योंकि आप देखना सर कि जो 3 इनकरेक्ट है ना, आगे क्वेश्चन बन के आएगा वहाँ से 2-4 साल बाद श्योर आएगा। ठीक है, ऑप्शंस में से ही। हाँ, इस बार जैसे वही है सर कि मतलब इस बार का भी पेपर उठा लो आप, 1970 से अब तक के PYQ देख लो, आप 20 से 30 क्वेश्चन वो होंगे आप जो इजीली PYQ से कर दोगे। इतना बड़ा रोल है सर PYQ का, क्योंकि गवर्नर है सर। 1970 में भी गवर्नर था, अब तक भी है, हर बार यूपीएससी कितनी बार पूछ चुका है, तो ये तो है नहीं कि आर्टिकल बढ़ा देंगे गवर्नर के, वो सेम ही चीज़ें हैं। तो मैंने PYQ भी सर 8 से 10 बार किए थे 1970 से अब तक के, तो एक उनका मेरे पास अहम रोल रहा। अगर मेरे को कुछ नहीं आ रहा, मुझको अलग से एक डायरी थी उसमें नोट करता था मेरे को ये नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे जर्नी चलती गई सर। फिर मैं 2022 का आपने प्रीलिम्स दिया, वो निकला, लेकिन आप तब एलिजिबल नहीं थे। फिर 2023 का आपने प्रीलिम्स दिया।
हाँ, तो नहीं सर, उससे पहले मेरा ये था कि कॉलेज हो गया मेरा, अब मुझे था कि अब मैं नौकरी करूँ या यूपीएससी करूँ। तो मैं उस दिन पापा को फ़ोन किया, मैं कहा पापा यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है। और ऑनेस्टली उनको नहीं पता क्या होता है, कलेक्टर नहीं पता। हाँ, बोले कि कर ले। उनकी नज़र में सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो भी कलेक्टर से छोटा होगा, पटवारी हमारे। अच्छा, पटवारी है तो क्या प्रधान, वो सब कुछ है। तो वही था कि हरियाणा में जोक भी है सर कि एक बंदा आईएएस बन करके अपनी दादी के पाँव छू रहा है कि मैं आईएएस बन गया। दादी माँ बोल रहे थोड़ा और पढ़ लेता पटवारी लग जाता। तो वो सच्चाई है हमारी। तो फिर मैंने पापा होगा, पापा ने कहा बन जा। तो मैंने कहा पापा दिल्ली जाना पड़ेगा और 2-3 लाख रुपए मिनिमम लगेंगे। तो 2-3 लाख लगेंगे मिनिमम, तो क्या है, अब तो क्या ही करेंगे, घर है एक, बेच देंगे तेरे लिए। अच्छा, हाँ, तो मैं वो था सर, मतलब इमोशनल मोमेंट था, वो रोना आ गया था उस टाइम। मैं क्या कुछ भी हो जाए घर तो नहीं बिकने दूँगा। तो मैंने सारा पैसा काउंट किया, अपना जो सेविंग थी मेरे पास सर 1500 रुपये थे। हमारा फेयरवेल था तो तिलक निकालती है ना लड़कियाँ, 100 रुपये उसमें चले गए, बचे 1400। सामान पैक किया 1400 रुपये से। ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। तिलक फेयरवेल होता है ना, विदाई पार्टी, उसमें आपका मतलब आप गेस्ट होते हो सीनियर, तो जूनियर तिलक निकालते हैं एंट्री के टाइम। तो थाली में होता है ना आरती की थाली, उसमें 100 रुपये रखने होते हैं। सर आप कहाँ से इतने मतलब विचार लाए? आपके पिताजी जो हैं वो, उनको जो भी कम पैसा मिलता था उसको भी वो दान में दे देते थे। आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके पिताजी अपना घर बेचने को तैयार हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, आपके पास 1500 रुपये हैं और आपने 1400 रुपये। ये मेरा सर बचपन से ही पता नहीं क्यों रहा है। जैसे मैं 3rd ईयर में था तो मुझे जो सीनियर से सपोर्ट मिला उसमें मुझे सही 3000 के समथिंग रुपये बचे से, 3 से 4। और एक मेरी मतलब दोस्त है, उसको ज़रूरत थी, शी डोंट हैव बोथ द पेरेंट्स, ठीक है, तो उनको सर कोई कोर्स लेना था यूपीएससी का, वो मैंने उनको दे दिया। मेरा यही था सर सिंपल, कि अपने पास है दे दो किसी को ज़रूरतमंद को, भगवान अपने आप दे देगा। लेकिन आपके पास भी नहीं था तब भी आपने दिया। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर वहाँ से 1400 रुपये बचे, वो मैं सामान पैक किया, सीधा दिल्ली की बस में बैठ गया। मुझे नहीं पता कहाँ रुकूँगा, क्या करूँगा मैं। फिर दिल्ली पहुँचा तो मेरा एक दोस्त जोगिंदर सियाग दिल्ली रहता था, मैंने उसको कॉल किया तो उसने लोकेशन भेजा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जा। मैंने कहा 2-4 दिन रोक ले, बोला तू रुक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने भेजा तो सर एक तो ऑटो करके बहुत महंगे हैं वहाँ के, लूट लिया। मैं नया था वहाँ, तो आई थिंक 240 या 250 रुपये बचे थे रूम तक। तो उससे मिला, मैंने कहा यार देखे एक बार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, बस थोड़ा रुकने दे यहाँ पे। उसने कहा तू पढ़ अच्छे से, जब हो तब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं लाइब्रेरी गया वहाँ काम देखने। उससे पहले का ये है कि मैंने उसको कहा कोचिंग दिखा दे मुझे कोई, कि क्या माहौल है ये वो। तो मैं उधर गया कोचिंग में, मतलब माहौल देखा दिल्ली का क्या कुछ है। फिर था कि सर्वाइव कैसे करना है, रहना भी है खाना भी है। तो लाइब्रेरी में काम देखा था और काम सर मिल रहा था। तभी एक बात हुई मेरी किसी सज्जन से, उसने मुझे सर श्री मांगीलाल जी पारिक, श्री अविनाश जी पारिक और श्री राजकुमार जी पारिक, उनके बारे में बताया कि एक बार मिल लो, वो बिजनेसमैन है सर, क्या वो शायद आपकी हेल्प कर दें। और मैं सीधा स्ट्रेंजर बंदा सर, उनका एड्रेस लिया, घर पहुंच गया उसी दिन। बेल बजाई, दादाजी निकले, बोले हाँ जी। मैंने कहा जी मांगीलाल जी पारिक से मिलना है। क्या बोलो? मैं क्या उनसे मिलना है? क्या मैं हूँ, मैं नहीं जानता कौन है। मैं कहा सर आपसे ही मिलना है। फिर बोले बताओ क्या सहायता कर सकते हैं। मैं क्या बैठ के बात करते हैं। उन्होंने बैठाया तो मैंने कहा सर यूपीएससी की तैयारी करने आया हूँ दिल्ली में और ये कंडीशन है मेरी, सपोर्ट कीजिए। तो शुरुआत में तो सर स्ट्रेंजर बंदा हूँ तो कैसे क्या, तो सही भी बोल रहा है या नहीं, झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने कहा एक बार एसएससी देख लो आप थोड़ा। तो मैं क्या नहीं सर मैं यूपीएससी कर लूँगा। उन्होंने भरोसा दिखाया सर, और उसी दिन से उन्होंने कहा कि आप अपना रूम देखिए अच्छा सा, हम करेंगे आपका महीने का। उन्होंने पर मंथ मुझे सर बोला कि आपका जितना खर्चा है बता देना। तो जो कर्म आप कर रहे थे, जिस 100 रुपये को देने के बारे में आपने नहीं सोचा, कर्मा हिट्स बैक, जो आपके पिताजी कम होने के बावजूद भी सबको दे रहे थे, वो लौट के आपके पास आया। वो ही है सर। मैं तो मानता हूँ कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे वाली बात है कि भगवान सहायता करेंगे, किसी रूप में करेंगे। तो उन्होंने पहले महीने मुझे याद है सर कि मुझे 13,000 रुपये डाले थे। मेरा खर्चा आया था सर 12,500। 500 रुपये मैंने उनको रिटर्न किया।
मैंने कहा एक्स्ट्रा डाल दिया आपने, तो भरोसा भी जीतना पड़ता है सर लोगों का, ठीक है। तो उन्होंने फिर उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, प्रीलिम्स दो आप अच्छे से देखते हैं प्रीलिम्स का क्या रहता है। तो मेरा ड्यू डाई था, मैं सर शाम को बैठता था 7 से 8 बजे प्री के लिए पढ़ने, और सुबह 8 से 10 बजे तक पढ़ रहा हूँ मेरा, और दिन में सोता था फिर मैं। इसका फ़ायदा ये था सर कि दोस्त तो बन जाते हैं एक दो, तो वो ना तो मेरे को दिन में उठाते थे कि मार्केट चलते हैं घूमने कुछ और, रात में आएगा ही कौन, तो मेरा बिल्कुल अकेला बढ़िया पढ़ाई होती थी, मैं पढ़ता गया। और 1-2 कोचिंग्स का चोरी चोरी पढ़ भी लिया सर कंटेंट, तो 1-2 सब्जेक्ट वीक थे तो पैसे नहीं थे, चोरी चोरी पढ़ा था। तो फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। चोरी चोरी किस तरह से? कि दोस्त का पोर्टल मांग लिया। जी हाँ, दोस्त ही काम आए हैं सर। हाँ। तो ऐसे मेरा प्री का रिजल्ट आया सर, और भगवान की कृपा से मेरा उसमें नाम आ गया, ठीक है। इवन मैं जब मैच किया मैंने सीसेट, तो उसका भी एक प्री का भी स्टोरी था सर कि मैं प्री देने गया, तो इतना टफ पेपर था ना 23 का तो 75 का टफ था। तो जीएस का पेपर देने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सीसेट दूं या ना दूं, और मेरा सीन ये है घर पे पापा ने पूजा रख रखी है कि मेरे बेटे का पेपर है, प्री का जैसे ही जीएस का पेपर हुआ मेरे पास पापा का फ़ोन आता है कि बेटा कैसा हुआ, पूजा चल रही है, मैं क्या बोलूँगी कैसा हुआ उनको। मैं कहा पापा ठीक हुआ है, झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर आंसू निकल रहे हैं, झूठ बोल रहा हूँ कि ठीक हुआ। कि बेटा दूसरा पेपर और दे, जल्दी से पूजा में बैठ जा, तेरा हो रहा है इस बार। और मैं सोच रहा हूँ कि सीसेट दूँ या ना दूँ। तो मैं फिर जैसे तैसे करके मैं क्या दे देते हैं सीसेट। उन्होंने भी मैनिफेस्ट कर लिया था। हाँ, मैं सीसेट दिया सर। उसके बाद बिल्कुल हो गया कि अब घर कैसे जाऊँ मैं, पूजा है घर पे, उसमें बैठना है। तो पापा ने कहा कि कैसा हुआ, तो मैंने तब तक मैच कर लिया था सर, कोई एक कोचिंग की आंसर की आई थी, नाम तो नहीं लूँगा मैं, तो उसमें मेरे 56 बन रहे थे सीसेट में। तो उसमें 66 चाहिए, मैं क्या गए हैं, मैं तो बिल्कुल भी गया। जीएस में ठीक बन रहा था मेरा, मतलब एक कोचिंग से 105 बन रहे थे। मैं क्या जीएस तो हो जाएगा, जिस हिसाब से टफ पेपर है, सीसेट ले डूबा। तो पापा को मैं बहाने बना रहा हूँ कि पापा अभी तो 2-3 दिन पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ूंगा मैं, ये करूँगा, नहीं आ सकता। कि नहीं पूजा में तो आना ही है, तेरे लिए पूजा थी, अगर नहीं आएगा तो भगवान फिर मेंस में काम कैसे आएंगे। और उनको बोल रहा हूँ भगवान ने तो परी में ही रख दिया। तो फिर मैं घर पे गया जैसे तैसे, फिर मैं ड्रामे कर रहा हूँ कि मैं थका हुआ हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे सोने दो। तो 2 मिनट बैठ जाओ हवाने में, मैं भाई क्या बैठा, भगवान से लड़ाई चल रही थी आप। हाँ, तो मैं कई देर तो ड्रामे किए, मैं नहीं बैठ सकता, बोले बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा। मैं जैसे तैसे करके मैं क्या बैठ गया। तो सर 12 तारीख को रिजल्ट आया था शायद, उसमें नाम था, ठीक है। उससे पहले 1-2 और कोचिंग की आंसर किया, उससे मैच किया, तो मेरे को हौसला हो गया थोड़ा, उससे मेरे 89 बन रहे थे। और जब फिर मैं वापस से विजिट किया ना 56 वाली आंसर की, तो वो वीडियो डिलीट कर दिया उन्होंने। हाँ, तो आते हैं ना कई चाहों में बना देते हैं शुरू में वीडियो, उस टाइप का था वो। तो फिर हौसला हुआ कि हो जाएगा। और 12 तारीख को नाम देखा, तो सबसे पहले मैंने माँ पापा को फ़ोन किया, देन उन दादाजी को किया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, तो उनको भरोसा हो गया। फिर उस दिन सर मैंने जिनका चोरी चोरी कंटेंट पढ़ा था, मैं उनके पास गया, मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। तो उन्होंने कहा आप स्टूडेंट तो नहीं थे मेरे, क्योंकि जानते नहीं क्लास में नहीं थे। मैं कहा सर था नहीं, पर मैंने चोरी चोरी आपका पढ़ा है, क्योंकि ऑनेस्टी रखना ज़रूरी है बहुत बहुत। तो वो भी खुश हुए। देन मैं चाय पी रहा था सर, क्योंकि मैं प्री तो निकल गया, मेंस का मुझे क्या पता क्या डिमांड है, क्या कुछ है। मैं उस एरिया से आते हूँ जहाँ कोई इतना बहुत गाइडेंस नहीं था। कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर घंटा नहीं देखा कभी, मतलब मेरा ये था सर, क्लूलेस थे, मतलब रोटी खाना है, सोना है, फिर पढ़ना है, दूसरा काम नहीं था। वो माता जी की मेहनत आपका मोटिवेशन रही हमेशा। हाँ, मेरी स्टडी टेबल पे भी यही था सर कि तू कहीं का कलेक्टर है क्या, लिख रखा था मैंने, तू कहीं का कलेक्टर है क्या, जो मेरे को टोंट मारा था। उसका हम फोटो अपने दर्शकों के लिए डाल देंगे। जी श्योर सर। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी की, मेरी दादी माँ की, पापा की, सिस्टर की फ़ोटो लगा रखी है, ठीक है। और जब भी मैं देवता पूजा करता हूँ भगवान की, तो मैं उनको तिलक भी करता हूँ, तो वो मेरी टेबल पे थे, उनको देख लेता था मैं फिक्स। और मैंने कहा ना मम्मा एथिक्स फॉलो करता हूँ, जब भी लगता ना यार बोर हो रहा हूँ मैं उनको देखता, फिर कहता यार ये महान आत्मा भी बोर नहीं हो रहे, तो मैं कैसे हो जाऊँगा इतना। तो मेरा घंटे नहीं देखे? नहीं, घंटे नहीं देखे सर। और इवन आज भी याद है मुझे सर, कॉलेज के जब शायद 4th ईयर का फर्स्ट सेम था, तो मेरे को पैनिक अटैक आने लगे, क्योंकि मेरा था कि मेरे को 14 घंटे लाइब्रेरी में बैठना है कॉलेज के बाद भी, तो मैंने सोना 4 से 5 घंटे कर दिया था। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं पढ़ना आपको इतना, तो उन्होंने कम कराया था, मैं कम नहीं कर रहा था। तो फिक्स था कि पढ़ना है, डूडा ही था सर। उसके बाद क्या हुआ, यही आपका रास्ता था।
फिर मैं मेंस प्री का रिजल्ट आया तो चाय पी रहा था दुकान पर, तो तभी एक सीनियर रजत भी आए, तो मैं बिल्कुल उदास था, इवन मेरा हो चुका है, मैं उदास हूँ। तो उन्होंने कहा भाई उदास कैसे है, क्या हुआ, आगे हो जाएगा। मैं कहा नहीं सर मेरा हो गया प्री। तो बोले खुश हो पागल, हो गया तो मैं क्या खुश तो हो जाऊँ, पर मेरा मेंस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैं टेस्ट सीरीज ले सकता, ना मेरे पास ये है कि मैं कोचिंग ले लूँ, क्योंकि मेंस के कोर्स आते हैं सर, ये सुना था मेंस में कुछ अलग करना होता है। तो उन्होंने कहा टेंशन मत ले, मैं बताता हूँ। उन्होंने समझाया कैसे अप्रोच करना है और उनका तरीका पसंद आया सर। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं कहा सर आप बुरा न माने, आपने इस साल स्किप किया है क्या? हाँ। वो आप 3 महीने मुझे बता दीजिए क्या पढ़ना है, सपोर्ट कर दीजिए, आप बोलोगे उतना घिसा लूँगा मैं। और वो बोलते हैं ना सर कि ऑल द वर्ड कंस्पायर टू फुलफिल योर ड्रीम इफ़ योर इंटेंशंस आर गुड। तो वही हो गया सर, उन्होंने हाँ भर दी और 3 महीने मेरे रूम पर रुके सर वो मेरे साथ, मतलब नीचे गद्दा डाल के एडजस्ट करके। हाँ 3 महीने। जो बंदा मेरे को जान नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने बताया कैसे क्या अप्रोच करना है। तो धीरे धीरे फिर एक दिव्यांशी मैम थे, हिमांशु थे। तभी आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भगवान ने परीक्षाएं बहुत ली लेकिन साथ भी उतना ही दिया। साथ बहुत दिया सर। तो धीरे धीरे जैसे ग्रुप बनता गया, ठीक है, फिर ऋषांक था, फिर आदित्य था, मेरे दोस्त जैसे हिमांशु हो गया, बता दिया उसका, वो नितिन सर थे, फिर अरविंद सर थे। तो धीरे धीरे इनसे मुलाकात, सपोर्ट मिलता गया कि क्या गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, बताते कि वो सीनियर थे और वो उन्होंने 3 महीने सपोर्ट किया ही था। और मेंस का जब रिजल्ट आया सर, तो भगवान की कृपा से मेरा उस लिस्ट में नाम था और मुझे नहीं पता कैसे था। तो फिर मैं सोचा यार बहुत अच्छा हो गया है। तो अब इंटरव्यू, तो जब मैं मेंस का डेफ फील कर रहा था सर, तब मेरी एक मुलाकात किसी से हुई। तो मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने यूपीएससी इंग्लिश में पढ़ा है सारा। तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश एक क्लास वाली चाहिए, ठीक है, आपकी क्लास वाली इंग्लिश नहीं है, क्योंकि मेरे प्रोनाउंसिएशन में भी हरियाणवी आ रहा है सर। तो मैं क्या करूँ, कि हिंदी भर दे। मैंने भर दिया सर डर के मारे। और हिंदी में मुझे नहीं पता सर कार्यपालिका को क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा है। और एक तो मॉक में मेरे से किसी ने पूछा, कार्यपालिका ही पूछा था। मैं कहा सर कैन यू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, क्या आपने हिंदी ऑप्ट किया, हिंदी में बोलिए। अब मुझे नहीं पता, तो मैंने भर दिया हिंदी। अब हिंदी कमज़ोर था सर, तो उसके बाद फिर इंटरव्यू में डर गया मैं कि कैसे क्या होगा। फिर सपोर्ट मिला, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे मुझे याद है, मुझे अरविंद सर मिले। तो वही सेम सिचुएशन, मेंस के बाद मैं उदास हूँ, उनका भी मेंस हो गया था, मेरा भी हो गया था। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं क्या इंटरव्यू क्या करूँ, मैं मेरे को कैसे लेंगे, मैं तो क्लास नहीं हूँ एक। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने पीछे इंटरव्यू दिया था, मुझे 173 थे लास्ट ईयर भी। तो फिर मुझे पता चला 173 में, क्या यार 3 महीने गाइड कर दो। सेम वही सिचुएशन है, 3 महीने मेरे साथ रुके मेरे रूम पर। आपने किसी से मदद मांग के कमरा लिया? हाँ। आपने फिर मदद मांग के मुख्य परीक्षा की तैयारी करी, जहाँ पे वो जो शख्स थे वो जमीन पे सोते थे, वो फिर आप फिर मदद मांगने के लिए पहुंच गए कि इंटरव्यू के लिए, अब मुझे इंटरव्यू के लिए मदद चाहिए। मना भी किसी ने नहीं किया सर। तो मेरा यही पर्सनल है कि सर मदद सारे करना चाहते हैं सर, ठीक है, लेकिन आप मदद लेने वाले बनो, जेन्युइननेस भी होना चाहिए। हाँ, मदद लेने वाले बनो आप, ठीक है, डिजर्व करो। तो वो 3 महीने उन्होंने इंटरव्यू के लिए सपोर्ट किया। और देन इंटरव्यू हुआ तो उस दिन भी वो साथ गए। और मुझे एहसास भी, जैसे मैं कोट पहन रहा था ब्लेजर, बटन टूट गए सर, ऐसा सिलाया, ठीक है, मतलब सिलाया तो अच्छा था कपड़ा। ये मॉक इंटरव्यू की बात है या एक्चुअल की, मतलब अच्छा। कोर्ट के लिए भी मेरा ये था सर, शुरू में मैं कॉलेज ड्रेस पहन के जा रहा था इंटरव्यू के लिए। तो वो जो अरविंद सर हैं, उनको पता चला कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। उन्होंने घर से अपने नाम पर झूठ बोल करके पैसे मंगाए कि मुझे कोट पैंट लेना है। और मुझे बोले कि चल दुकान पे चलते हैं। मुझे लगा अपना ही लेने जा रहे हैं। दुकानदार को बोल रहे हैं कि इसका नेप ले, कपड़ा दिखा, कोट पैंट सिल, और खुद पुराने वाले कोट पैंट में अपना इंटरव्यू देकर आए हैं। तो इस तरह के दोस्त हैं सर वो मेरे, मतलब क्या मेरे पास शब्द नहीं है सर उनके लिए। हाँ, तो मुझे कोट पैंट वहाँ से मिला और उस दिन बटन टूट गए सर वो। तो मैं क्या, अब तो वो टेंशन हो जाती है सर कि बटन भी टूट गया, अब शगुन भी हो गया, वो गंदे भी लगे हैं। सुबह जैसे मेरा पहले शिफ्ट में था, सुबह मुझे 6:30 बजे निकलना है रूम से, और मैंने पेरेंट्स को बुला रखा है वहाँ पे। मेरे मम्मी आए थे इंटरव्यू में, पापा आए थे, बुआ जी आए थे, बड़े पापा, सारे इंटरव्यू में आए थे। और मैं यहाँ रूम पे बैठा रह रहा हूँ कि मेरे बटन टूट गए, अब क्या करूँ। इधर उधर पूछा कि कोई सिलने के लिए, नहीं मिला। तो फिर जो अरविंद सर हैं वो बोले कुछ नहीं होता ऐसे, ये वो, पीछे मैं तो बटन खोल के गया था,
ठीक है, वो चिल करते लेके गए। और जब इंटरव्यू तक पहुँचे मुझे नहीं पता मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इतना खुश कर दिया। फिर इंटरव्यू देकर आया और इंटरव्यू में इंसिडेंट हुआ सर कि जैसे मैं बाहर ही बैठा था टेबल पे, तो शुक्ला सर बाहर आए, शुक्ला सर जी का बोर्ड था, अपने काम से अंदर जाने लगे तो मैं दिख गया उनको। तो मुझे एकदम बोले व्हाट्स योर नेम, बाहर ही, क्योंकि अंदर किसी और का इंटरव्यू चल रहा है। मैं क्या, हेमंत सर। कहाँ से हो? मैंने कहा सर सिरसा हरियाणा। बोले गुड, स्माइल दी, अंदर चले गए। तो उसके फिर बाद वो अंदर वाला कैंडिडेट बाहर आया, फिर थोड़ी देर बाद मेरी टर्न आई। तो मुझे लगा ये बंदा तो अपना जानकार है, बाहर ही हो गया, अपने को अच्छे नंबर देगा। तो जाते ही मैंने उनको ग्रेटिंग किया, बैठने लगा तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्वांटम से। और काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब इंटरव्यू रहा, बढ़िया रहा सर एक्सपीरियंस ओवरऑल। मतलब 2 बार मेंबर ने क्लैप किया था मेरे इंटरव्यू में कि वेरी गुड, और मैं रियलिटी बता के आया था जो भी था। तो मुझे लगा कि 180 आ जाएंगे आराम से। और किसी ने तो मजाक भी कर दिया था कि यू आर ब्राह्मीण, शुक्ला सर भी ब्राह्मीण है तो 20 नंबर एक्स्ट्रा, वो तो 200 आएंगे। और मैं क्या, ठीक है भाई। तो रिजल्ट आया जिस दिन, तो उसकी भी इतनी खुशी नहीं है सर, क्योंकि रिजल्ट जब आया तो मैंने अतुल भैया, रिजल्ट की खुशी नहीं हुई आपको? बिल्कुल नहीं हुई सर। क्यों नहीं हुई? मैंने अतुल भैया को फोन ये तो आपके जीवन की पहली और सबसे बड़ी सफलता थी सर। मैंने जैसे मेरे साथ अरविंद सर रह रहे थे ना, उनका लिस्ट में नाम नहीं था। जैसे मैंने अतुल को फ़ोन किया, मैंने कहा उनसे मेरी उम्मीद थी सर टॉप 10 की, कि हमें श्योर था कि आ जाएगा उनका। तो मैंने अतुल को फ़ोन करके पूछा भैया को कि रिजल्ट नहीं आया क्या आ गया? मैं क्या, वाह यार अरविंद का क्या रहा, क्या नहीं हुआ? और आई वाज लाइक कि उसका नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। मतलब जो 3 इडियट्स में कहा जाता है कि आपका दोस्त आपसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसका दुख होता है, आपको दुख इस बात का हो रहा था कि आपकी दोस्त की इतनी असफलता। हाँ, तो मैंने मेरा पूछा है, मैं बोला कि अतुल भैया ने कहा तू क्यों उदास हो गया? मैं क्या, कि तेरा तो हो गया। मैंने कहा हो गया? क्या हाँ का 884 है। मैं क्या ठीक है, बस कोई खुशी नहीं सर। मैंने अपनी मम्मी जी को फ़ोन किया, पापा जी को फ़ोन किया। उनको तो काफ़ी खुशी हुई होगी सर। उनका तो, मम्मी तो बोला ही नहीं गया फ़ोन पे, और पापा मम्मी के मनरेगा के पैसे लेने गए थे बैंक में। उनको पता नहीं कहाँ से उम्मीद हो रही थी सर कि मिठाई बांटूंगा, पैसे ले आता हूँ, लड़के का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो जैसे बाइक किसी और का है, उस पर पापा चाबी लगा रहे हैं कि मेरा है, उनको पता ही नहीं है, उसको ऐसे ही लुढ़का रहे हैं। फिर रास्ते में कोई मिल रहा है, उसको बोल रहे हैं मेरे को काट के देख यार, सपना तो नहीं है। हाँ, उनका अलग ही था सर खुशी। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने दादाजी को फ़ोन किया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उसके बाद मैंने जो मेरी दोस्त है कोमल, हाँ, उनको बताया मैंने। उसके बाद मैंने फ़ोन साइलेंट किया, रख दिया। अरविंद भैया को फ़ोन किया, कहाँ पर हो? तो फिर मैं भाग के अरविंद भैया के रूम पे गया मेरी, ठीक है। उस समय आपसे ज़्यादा ज़रूरत शायद उनको किसी और की नहीं थी। तो मैं उनके पास गया तो वो नहीं थे वहाँ पे रूम पे। मेरे पास फ़ोन आता है कि कहाँ पे है? मैं क्या आपके रूम पे हूँ। वो आप कहाँ पे हो? कि मैं तेरे रूम पे हूँ। तो मैं क्या, मैं आपके रूम पे हूँ, आप आ जाओ बैठते हैं। तो मुझे अपने रूम से लेके गए कि तू रूम पे चल, जल्दी आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैं अपने रूम पे आया तो सर जिस इंसान का लिस्ट में नाम नहीं है, मेरे लिए वो मिठाई लेकर आ रहा है मेरे सिलेक्शन पर। बोल रहा है एक भाई का तो हो गया, तो वो मिठाई लेकर आए सर मेरे लिए, और इवन खुद लिस्ट में नहीं है। 2024 की परीक्षा उन्होंने दी? इस बार दिया है सर, उनका हो जाएगा प्री, लास्ट अटैम्प्ट है उनका, इस बार हो जाए भगवान की दया से। और आगे वो यहीं पे इंटरव्यू दे आपके साथ, यही दुआ है। तो फिर धीरे धीरे जैसे कि बैठे रहे, फिर मैम आगे दिवानसी मैम के साथ बैठे। अनफॉर्चुनेटली उनका भी लक ने फेवर नहीं किया, क्योंकि डिजर्विंग बहुत थे सर। मेरा ये पर्सनल भी मानना है सर, अगर कोई बंदा मेंस दे देता, मेंस क्लियर हो गया ना, वो तो IAS है मेरी नज़र में, वो IAS है। इंटरव्यू लक का गेम है सर। इंटरव्यू में आपको कितना ही नॉलेज हो कोई नहीं देख रहा सर, ये सिर्फ लक का गेम है टोटली। आपका लक ने फेवर कर दिया, वो दिन अगर आपका है तो आप लिस्ट में हो, अगर वो दिन आपका नहीं है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर लो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सर 180 प्लस, आई हैव स्कोर्ड 120 ओनली इन इंटरव्यू। और मेंस में सर GS में मेरे 424 नंबर है, ऐसे में 122 है, 792 मेरे मेंस में नंबर है, उसके बाद भी 120 मिल रहा है। अरविंद सर है, उनको लास्ट टाइम 173 मिल रहा है, इस बार 120 मिल रहा है। एक और दोस्त है, उसके 194 थे लास्ट टाइम, इस बार 120 मिल रहे हैं। तो टोटली लक का गेम है। अगर मेंस क्लियर है, आपका इंटरव्यू दे रहे हो, तो उनको कोई चिढ़ाए ना सर, मेरा ये रिक्वेस्ट है। वो IAS ही हैं, बस लक ने फेवर नहीं किया, तो उनकी उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो वो था सर। फिर लिस्ट में आया, फिर अरविंद भैया को कहा कि मैं छोड़ के नहीं जा रहा आपको। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई है तो जा घर जा,
तो मैंने पापा को फ़ोन किया रात को 12 बजे के समथिंग कि पापा मैं सुबह आ जाऊँगा, मतलब 9-10 बजे आपके पास, तो लेने आ जाना। कि ठीक है। और मेरा भी यही था, पापा को भी नहीं पता कि क्या इतना बड़ा बन गया। तो बोले ठीक है, मैं बाइक दे के भेज दूँगा किसी को, वो ले जाएगा। तो मैं जैसे फिर मेरे भाई रमन को ही फ़ोन कर दिया था कि कल मिलते हैं, कल आ रहा हूँ मैं। कि ठीक है। तो उसके बाद सर मैं यहाँ से, मेरा दोस्त जोगिंदर सिहाग जिसने शुरू में रखा था मुझे, वो मैं और एक जूनियर था निकेत, यहाँ से निकले। तो यहाँ से हम बल्ला कैब से गए आदमपुर तक। तो वहाँ जा कर के जोगिंदर ने अपने भाई को बुला लिया था गरवा कि अपनी गाड़ी लेकर आ जा। वो अपनी गाड़ी लेकर आया, मैं उसमें बैठा। तो मुझे लगा घर तक चले जाएंगे नॉर्मली। फिर आदमपुर सर हमारे पास में ही है, वहाँ बड़े पापा रहते हैं, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही थी। मुझे नहीं पता, पूरे गांव वाले आ रहे थे बढ़िया से। तो मुझे नहीं आइडिया था इतना होगा। मैं उतरा गाड़ी से, तो सबसे पहले जो मुझे मिला भाग के वो मेरे पापा थे, मम्मी पापा, और गले लगकर रो रहे थे। वो एक दिन जब मम्मी पहले रो रही थी मनरेगा पैसे के लिए, तो मैं साथ रो रहा था। आज जब मम्मी पापा रो रहे थे, मैं हंस रहा था, क्योंकि पहली बार उनको खुशी में रोते देखा है सर। तो मैं सौभाग्यशाली समझ रहा था खुद को। और वो रो रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ। मैं क्या मानेंगे, अब तो हो गया सपना पूरा। और पापा का भी पहला शब्द यह था कि खुश ज़्यादा और तब होता जब मेरे पहले बेटे का हो जाता, मतलब अरविंद का। उनको वो अपना पहला बेटा मान रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे गांव वाले आए सर, लोग फ़ोटोएँ लेने लगे, मालाएँ, वो सारा कुछ हुआ। देन वो सारा हो गया, घर पे चले गए, बढ़िया स्वागत किया सर। तो फिर मुझे याद आया कि मेरी माता जी की जगह कितनी और माताएँ हैं जिनके साथ ये हो रहा है। फिर मुझे पंचायत में सम्मानित करना था, तो मैं वहाँ पे गया सर। वहाँ पर भी मेरी एक ही आवाज़ उठाई थी, मैंने कहा मुझे सम्मान नहीं चाहिए कुछ भी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हो रहा है ना इनजस्टिस, इसको काम करो, इनके पूरे रुपए आने चाहिए। यही रिक्वेस्ट है मेरी। और हमारे एरिया में सर अगर यूपीएससी हो गया तो अब आईएएस ही हो, दे डोंट नो अबाउट रैंक एटसेट्रा। तो वो भी उसके बाद सर अभी मैं रिसेंटली जब घर से आया था, एक मतलब महीने रुक के आया था बढ़िया से, तो मैंने पूछा तो उनके पूरे पैसे आ रहे हैं सर अब मेरे बनने के बाद। अच्छा। हाँ। और उनके चेहरे पे एक अलग खुशी थी कि बेटा तेरी एक छोटी सी कोशिश ने इतना कर दिया। तो मैं वहाँ पे गया। दूसरा सर मुझे जगह जगह बुला रहे थे कि सम्मानित करना है। तो वहाँ पर भी मेरी एक ही आवाज़ थी सर कि आप अब मेरी पोस्ट को सम्मानित कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे। ठीक है। और एक हेमंत पारिक नहीं है सर, हज़ारों हेमंत पारिक सर दबे पड़े हैं मेरे एरिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास लाखों सर कि पैसे नहीं है उनके पास। तो आप मुझे सिलेक्शन के बाद सम्मानित कर रहे हो, इससे अच्छा आप जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प कर दो इकोनॉमिक। ठीक है। आपको एक नहीं लाखों हेमंत पारिक मिलेंगे सम्मानित करने के लिए। आप हर गांव में, मेरा जैसे विधायक जी मिले थे वहाँ पे, उन्होंने सम्मानित किया, प्रधान जी ने किया। तो उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट था कि मुझे मत करो सम्मानित, हर गांव में एक फ़ंड बना दो स्टूडेंट फंड के नाम से, जिसमें जितने लोग जॉब में हैं, चाहे डी ग्रुप में हो, एसएससी में हो, यूपीएससी, किसी थोड़ा थोड़ा अपना वो 500 100 200 जितना देंगे ना सर। हर गांव से 4-5 बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं। जैसे मेरे गांव में है सर, 10th में था एक बच्चा, 12th को ट्यूशन पढ़ाता था मैथ की, वो इतना टैलेंटेड था। 10th में बच्चा था, 12th की ट्यूशन कराता था वो, और उनसे पढ़ते थे बच्चे। खेती कर रहा है सर आज वो। मेरे साथ जो 10th का टॉपर था बंदा, वो आज भेड़ बकरियां चरा रहा है, जस्ट बिकॉज कि उनके पास नहीं थे सर पैसे। और मेरी भगवान ने साथ दे दिया, वरना मैं भी यही करता। मैं जैसे अभी मिला सिलेक्शन के बाद, तो मैं क्या, तू यार मेरा क्लास में टॉपर, क्या हाँ मैं क्या कर रहा है कहिए। नहीं, अनअकैडमी मैं आग्रह करूंगा सर टीम से, हमसे जो भी बन पड़ेगा हम सर करेंगे। अभी प्लान है मेरा कि एक मैं मेरे सिलेक्टेड दोस्त मिलके, या जो भी मेरे को कंपनी मिलेगी उनके साथ मिलकर एक एनजीओ बनाना है सर। और उसका एनजीओ का हमारा टारगेट ये होगा, एक तो लोगों से अपील करेंगे जो भी अगर करना चाहे उसमें वॉलंटरली, हम सिलेक्टेड अपनी सैलरी में से सर 1000-500 रुपये जो भी होंगे धीरे धीरे करके सर बन जाएगा। ठीक है। और 5-4 बच्चे जो भी हैं, जो मतलब तैयारी करना चाहते हैं रियलिटी में, उनके पास पैसे नहीं है, जेन्युइन है, तो हम उनको सर रहने का करा दिया दिल्ली में। और कोचिंग में अगर बंदा, सर सीधी बात है, मतलब प्लेटफॉर्म पे भी बोल रहा हूँ मैं, अगर कोचिंग में अगर सिलेक्टेड जा कर के बोलेगा कि 2 सीट दे दो आप गरीब बच्चे, उनको मिल जाएगी कोचिंग, वहाँ से उनकी हो जाएगी। रहने का हम अपने एनजीओ अगर चल गया तो उसके थ्रू करेंगे। पर मेरा यही है सर कि मैं जैसे ही ज्वाइन करूँगा मैं एनजीओ खोल लूँगा, और उन बच्चों के लिए जो डिजर्विंग है, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको तैयारी कराएंगे। ये भी नहीं कि एवरेज था 10th में % नहीं देखें, 12th में नहीं देखना, इंटेंट देखेंगे। हाँ, इंटेंट देखना है सर। और सभी पेरेंट्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ जा रहा हूँ ना,
मैं सबसे पहले बोलता हूँ भी मैं 60% वाला हूँ। हाँ, भारत में तो सर एक कल्चर बना हुआ है। मैं जेबीटी में बैकलॉग वाला हूँ, मैं कोई IITN नहीं हूँ, मैं सिंपल एग्रीकल्चर BSc वाला हूँ। आज मुझे इतनी तारीफ़ें कर रहे हो आप मेरी, ठीक है। पहले बोलते थे सर लोग इस जैसा बेटा किसी को ना दे, और अभी बोलते हैं बेटा दे तो ऐसा ही दे। अब रियलिटी है ये। पहले जैसे मैं गाँव जाता, किसी घर के आगे खड़ा हो गया ना, घर पे बोल जाते थे। जैसे कॉलेज में थे सर, तो सीधी बात है, फ़ोन पे बात वो तो कॉमन था। तो आपने जीवन में कुछ किया नहीं सर, वो नहीं हमारी साइड होता है सर। अगर आपके कान के फ़ोन लगाए ना तो आप बिगड़े हुए हो। क्या क्या क्या? कान के फ़ोन लगा हुआ है ना, किसी से बात कर रहे हो आप, तो आप बिगड़े हुए हो, इस टाइप का है। तो कॉलेज में है सर, दोस्त लोगों में फ़ोन आएंगे, ठीक है। मेरी दोस्त भी जैसे आपको बताया वो थे, तो किसी के घर के आगे खड़े हो गए, अगर 1 मिनट बात भी कर लेना किसी से, तो वो घर पे बोल जाते थे कि लड़का बिगड़ गया, हमारे घर के आगे खड़ा मत होने दिया करो, ये वो, ये तो हाथ से गया। और सेम मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उस दिन जो आते थे ना वो पकड़ के लेके गए मुझे। मैं क्या हुआ, क्या मेरी बेटी का सेल्फी ले लो, मेरे बच्चों के साथ फ़ोटो करा लो। तो ये टाइप था सर। एक वो भी समय था और एक ये भी समय। टोटली चेंज, मतलब इतना मैंने ड्रास्टिक चेंज मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना होता है। मैंने सुना था कि होता है, और एक हनी ट्रैप का कॉन्सेप्ट सुना था, वो सारे होते हैं सर। मुझे लगता था मजाक है सारा। हाँ, तो इस तरह से ये जर्नी थी सर कि धीरे धीरे फिर अभी गांव में खुलने के चल रहे हैं सर, कि जो हमारे वो प्रधान जी विधायक जी हैं, या जो भी वहाँ के पॉलिटिशियन या जो भी हो समाज सेवी, ठीक है, अपना प्रयास, जैसे प्रीवियस जो विधायक थे उनसे भी मिले। तो सबका यही है सर कि हम हर गांव में एक फ़ंड बनाएंगे, इसमें स्टूडेंट फंड होगा, तो एरिया का वहाँ से हो जाएगा। और अभी जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ सर, तो एक मेरे पड़ोसी गांव से बच्ची है, बहुत टैलेंटेड है, घर पे थी, तो उनके पापा से रिक्वेस्ट किया कि रहने खाने का दिल्ली आपका मैनेज हम करेंगे, कुछ भी हो, ठीक है। तो मुझे 2-3 पार्टियों ने सम्मानित करने के लिए बुलाया था समाज में ही। तो उनसे मेरा यही था कि मुझे सम्मानित तभी करना जब आप हाँ कर रहे हो कि 2-3 बच्चियाँ जो आएगी उनके रहने का आप फ्री करोगे दिल्ली में। उन्होंने कहा ठीक है। उन 3-4 बच्चियों को सर दिल्ली ले आए हैं अभी, भगवान की दया से फ्री रहना है उनका, और नेक्स्ट ईयर उनका हो जाएगा। इतनी अच्छी तैयारी है उनकी, इतना टैलेंट है उनमें। तो यही टारगेट है सर, एरिया से जितनी लड़कियों को, बच्चों को निकाल सकूँगा दबे हुए, मैं निकालूँगा। अभी तो ये शुरुआत है सर, अभी 5-4 बच्चे और हैं जो दिल्ली आने का बोल रहे हैं, तो उन्हीं का मैं बात कर रहा हूँ, इधर उधर जहाँ से भी होगा। और फिर मेरा NGO जब भी स्टार्ट हो जाएगा हमारा सबका, तो उसके थ्रू जितना हेल्प होगा कम्युनिटी को सर्व करेंगे सर। और मेरा जैसे प्री का रिजल्ट आया सर, तो उसका मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मैं यही होता है, प्री टफ होता है, बाकी तो निकल जाएगा क्या। मैं कहा मम्मी अब मैं IAS बन जाऊँ, आपको कितने पैसे चाहिए। और मेरी माता जी का एक ही रिप्लाई था कि अभी 2 से 3 हज़ार रुपये घर में इनकम है, तो हमें 5 से 10 दे देना, बहुत हैं। पर किसी गरीब को मत मारना कभी, तेरे पास पैसे होंगे, तुझे जैसे लोगों ने पढ़ाया, तू भी बाकी लोग हैं उनको पढ़ाना बच्चों को। तो वो जब इस टाइप के मेरे में चाहिए, अगर तेरे पास ज़्यादा आए तो तू दूसरों की मदद करना। हाँ, तो इस टाइप की अगर वैल्यूज मेरे को मदद किसी ने करी थी, आप अगर मदद नहीं प्राप्त करते तो आप कैसे बनते। हाँ, तो इस टाइप की वैल्यूज अगर मेरी माताजी पिताजी से मुझे मिल रही है, तो श्योर है सर कि मैं अच्छे से सर्व करूँगा। और इस बार भी मैंने दिया है सर प्रीलिम्स, इंटरव्यू ने मार दिया लास्ट टाइम, तो प्रीलिम्स हो जाएगा। और अभी मेंस दे करके यही काम करना है सर, यही टारगेट है जीवन का। आपने अभी अपनी माताजी की क्यों मनरेगा में से, क्यों अभी भी वो मनरेगा में कार्यरत हैं? सर मैंने बोला बीच में 2-4 दिन बंद कर दिया था, पर फिर वो ही था सर कि खाएंगे क्या, क्योंकि अभी सैलरी स्टार्ट नहीं हुआ हमारा, अभी भी संघर्ष जारी है। अभी तो सर जैसे कर्जा हो गया है, क्योंकि लोग बुलाते हैं सम्मानित करने के लिए, उसमें गाड़ी लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ सिर्फ फूल की माला मिलती है हमें, जो तेल होता है वो हमारा ही लगता है, तो वो खर्चा ही बढ़ा है। अभी तो घर पे लोग आ रहे हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, में भी खर्चा आपका ही हो रहा है। हाँ, तो अभी इसलिए सर वो जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। हाँ, सैलरी स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन, उस दिन बंद करवा देंगे, उस दिन अच्छे। लेकिन माताजी अब खुश हैं काफ़ी? उनसे बोला नहीं जा रहा खुशी के मारे, वो बोलते हैं, उनको कोई पूछता है ना बेटा बन गया, तो वो वहीं रोने लग जाते हैं। हाँ, जैसे यूट्यूब पे भी डाला था एक हमारे एरिया में पत्रकार है, तो उन्होंने पूछा मम्मी से, मम्मी वहीं रोने लग गए। बस यही है मम्मी का। बहुत, मतलब मैं ये जब इंटरव्यू आपका लेने बैठा था तो मैं कुछ प्रश्न बना के लाया था, और ये बिल्कुल भी काम नहीं आए, क्योंकि ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका आपके पास जवाब नहीं था। और काफ़ी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी आपकी रही है सर। मतलब मैं अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, सुने हैं, किसी में पार्टिसिपेट भी किया है, आप एक मिसाल हैं अपने आप में। आप
यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जीवन में और भी उपलब्धि आप प्राप्त करेंगे। और जैसे कहा जाता है कि आप आगे चलते चलो, कारवां खुद बनते चला जाता है। हाँ, वही तो लोगों ने आपकी मदद भी करते चले गए सर। हाँ, सर। तो मतलब सर मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास शब्दों की कमी है। इतनी आपने खुद ही इतने अच्छे तरीके से पूरे लोगों को मोटिवेट किया। अंत में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा और फिर आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो फ्यूचर ऐसे लोग हैं जो अपने आप को यूपीएससी की प्रिपरेशन की तरफ देख रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करें। हेमंत पारेख जी जो हैं अपने आप में एक मिसाल हैं और इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि आपकी परिस्थितियाँ भले कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, आपको हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी है। और कभी कभी अगर नकारात्मक भाव भी आपके मन पे आता है तो उससे भी आपको आगे बढ़ना है। जब आप ऐसे समय में होते हो कि जब आपको लगता है कि दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा होता है, आप लेकिन जीवन को केवल उस 1 वर्ष के कार्यकाल में मत देखो। आप ये देखो कि मुझे 70 साल यदि जीवित रहना है तो 1-2 साल शायद ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आप लंबा सोचेंगे कि 70 साल का मेरा पूरा लाइफ का स्केल है, तो आप 1 आध साल हो सकता है कभी पीछे हो जाए, दुनिया से पीछे हो जाए, दोस्तों से पीछे हो जाए, लेकिन शायद ईश्वर ने आपके लिए और भी बेहतर प्लान कर रखा होता है। तो उस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात जो मैं आपसे सीख रहा हूँ सर, वो ये है कि आज के बाद मैं किसी भी विपरीत स्थिति में कभी भी जीवन में पड़ूंगा तो मुझे डेफिनेटली आपका उदाहरण याद आएगा और उससे मैं 100% मोटिवेट हो जाऊंगा। एक और बात सर जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आप मदद मांगने भी कभी पीछे नहीं आप रहे। शर्म नहीं किया सर मैंने। कुछ होता है ना कि बेइज्जती हो जाएगी, क्या होगा भाई, निकाल देगा, ज्यादा क्या होगा, मना कर देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपके पास इंटेंट है मुझे निकालना है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प आपके पास मदद मांगने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। दूसरा, आपके परिवार की और आपके मित्रजनों की, आपके सहपाठियों का काफी योगदान होता है। आप सर मैं चाहूंगा कि बच्चों को मोटिवेट करने से पहले आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे। अनअकैडमी के माध्यम से, ये जो इंस्पायर सीरीज हम लाए उसके माध्यम से आप कुछ उनके लिए संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे, फिर बच्चों अपने दोस्तों को। मेरे जो जिसने सपोर्ट किया उनको सर, हाँ उनका सर मैं नाम ले लूँ सबका? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे पहला धन्यवाद जो है वो मेरे जो टीचर थे सोनू जैन सर, उनका करना चाहूँगा। उसके बाद मेरी दोस्त कोमल और पंकज हैं, उनका करना चाहूँगा मैं। फिर सुमंत भैया, रमन भैया, जो मेरी फैमिली है, मेरे माता पिता हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। देन जो गौरव पांडे सर हैं, उन्होंने मेरे को मतलब सर उनका मैं धन्यवाद नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है सर। जो मेरे को जानते तक नहीं थे डिजिटली, उन्होंने इतना सपोर्ट किया सर। तो धन्यवाद। जब मैं सर पता है कई बार तो ये होता था मेरे कि कुछ नहीं होना, तो मैं उनको कॉल लगा लेता था सीधा और वो मेरे बात करते सर। इवन उनके मेंस चल रहे हैं उसके बीच वो मुझे समझाते हैं। आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं था, उन लोगों को आपके ऊपर विश्वास था। हाँ, तो इस तरह गौरव पांडे सर का तो सर धन्यवाद बहुत छोटा है, और शायद मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हाथ था उनका मेरी जर्नी में। फिर दीपक सर मिले जो CISF में है, AC लग गए। और एक तो हुआ सर, मुझे जिसने सपोर्ट किया ना उनका सिलेक्शन होता गया। हाँ, जैसे जैसे धीरे धीरे सपोर्ट किया ना, सपोर्ट मिलता गया, वो सिलेक्ट होते गए। पता नहीं क्या किस्मत है मेरी कि जो मुझे मिला है। रजत सर ने सपोर्ट किया, उनका भी हो गया। HCS हो जाएगा और उन सर का भी 2023 में हुई, 24 में हो जाएगा हमारी भगवान से यही प्रार्थना। वही है। उसके बाद मैं रजत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। देन यश जालूका सर का करूँगा, नरेश जी राजेरा का करूँगा, IAS विजयवर्धन सर हैं उनका करूँगा। और उसके बाद मैं बात करूँ तो दिव्यांशी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जैसे नितिन सर हैं सर, तो उनका लक ने फेवर नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है वो भी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जर्नी में। फिर जो अरविंद भैया हैं, उनका धन्यवाद क्या करना फिर सर, उनका तो सिलेक्शन होगा। हाँ, फिर वो मेरा धन्यवाद करेंगे कि आपने दुआएं दी थी। हाँ, देन उसके बाद सर जो रिशांक है या मुझे जो भी कोचिंग में मिले, निषाद सर हो, वो सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। और अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा सर पूरा, तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत लोगों ने, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके सपोर्ट के कारण आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो अगर मेरे लायक कोई भी होगा सर, जो भी मेरी तरह बिलोंग कर रहा है, तो मुझे चाहे तन मन धन से पूरी मैं सपोर्ट करूँगा, चाहे वो अननोन हो, रैंडम हो,
मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं, अगर उसमें है करने का तो मैं पूरा सपोर्ट करूँगा 24/7। हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टूडेंट फंड बना दे। 1 लाख हेमंत पारेख आप जैसे जो दबे हैं, हाँ सर, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? एक तो सबसे पहले तो मैं नहीं कह रहा कि मैं सब कर दूंगा आपके लिए, सबसे पहले आप खुद हाथ पैर मारो यार, जितना आपसे बन सकता है ना। आप 1 जगह 2 जगह 3 जगह रिजेक्ट हो सकते हो, सपोर्ट मिलेगा आपको फिर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि आप खुद से मारो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है बिल्कुल हिम्मत हार चुके हो तो एक बार मिल ज़रूर लेना, जितना पॉसिबल होगा, जहाँ से भी होगा हम मैनेज करेंगे। और आपकी तैयारी में मेरी यही कोशिश रहेगी, आपकी चाहे 10th 12th कुछ भी हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। सेकंड, जो भी एस्पिरेंट है जिनमें ये होता है कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या जो सीरियस नहीं है, जो भी है, कई होते हैं सीरियस नहीं होते सर, तो देखते हैं कि आज किसके साथ है कल किसी के साथ, वो थोड़ा गलत है सर। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है कि आपसे उम्मीद आपको खुद को नहीं है, आपकी पेरेंट्स को है, उसके बाद सोसाइटी को है कि आप कितना सर्व करोगे। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा रिलेशन गलत है, पर ये थोड़ा तितली बनना गलत है, ठीक है। एक परमानेंट अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, कहीं से वाइब्स मैच हो रही है, आपसे ये कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से मतलब रिलेशन भी रखो, मैनेज कर सकते हो। पर थोड़ा आजकल अलग ही चल रहा है सर, एक सोशल मीडिया है, उसके बारे में तो मैं टोटली अगेंस्ट हूँ सर उसके, कि कम से कम तैयारी। मेरा सर सीधा काम, जिस दिन मैंने डिसाइड किया ना मैं यूपीएससी करूँगा, आप दूर रहे। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम परमानेंटली डिलीट कर दिया सर। मेरे फ़ोन में कोई सिंगल एक सोशल मीडिया नहीं था जिसका मैं यूज़ कर सकूं। मैंने सिर्फ यूट्यूब यूज़ किया है सर, टेलीग्राम यूज़ किया है, अभी मैंने इंस्टा भी बना लिया, फेसबुक भी। और डाउट पता है क्या होता है सर, कि हमारे इतने फ्रेंड है फेसबुक इंस्टा पे, या जो नॉर्मल जानते हैं इंस्टा के थ्रू, सारे चले जाएंगे। और मैं सही बता रहा हूँ ऑनेस्टली, एक सिंगल ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरा 2019 से पहले था अब नहीं है। अब और ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है सिलेक्शन के बाद। मैंने सर पहले दिन ही सिम तोड़ दिया था, किसी के पास नंबर नहीं थे मेरे, आज सबके पास मेरे नंबर है, आई डोंट नो कहाँ से गए हैं, ठीक है। तो कोई दोस्त आपसे दूर नहीं हो, जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना, सारे दोस्त आपके हैं। और अगर मतलब नहीं होगे ना एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि छोड़कर चले जाएंगे सारे। तो अच्छे से ऑनेस्ट रहो खुद के साथ। दूसरा, एक जो अभी प्रीलिम्स देख करके आए हैं बच्चे, तो जो प्रीलिम्स में बैठा है सर वो एक योद्धा है, ठीक है। क्योंकि कई होते हैं जो सोच भी नहीं पाते कि मैं यूपीएससी दूंगा। तो सब जो बैठे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अगर आप 75+ स्कोर कर रहे हो जीएस में, सी सेट में आपके 60 तक बन रहे हैं, आप मेंस तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए 1-2 दिन एंजॉय करके। क्योंकि आपने देखा है कोचिंग की बहुत वेरिएशन होता है सर आंसर कीज में, और फाइनल बॉस है वो तो अलग ही निकालता है यूपीएससी। हाँ, तो उसका तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मेंस का। और जो मतलब तैयारी तो आप बाकी जिनका नहीं हो रहा उनकी बहुत अच्छी थी सर, हो सकता है जिनका हो रहा है उनसे भी अच्छी थी, पर वो दिन उनका नहीं था। तो उनको मैं कहूँगा कि हताश नहीं होना, आपको भी खुद को फूल बनाना है, खुद के माइंड को, कि आप मेंस दे रहे हो। और इतना अच्छे से फूल बनाओ, अपना दिमाग पागल है, जो बोलोगे ना वो मानेगा। आपने बोल दिया ना मैं मेंस दे रहा हूँ, तो दिमाग को लगेगा मेंस दे रहा है, और दिमाग इतनी ज़्यादा मेहनत करेगा आपको उतनी करनी है। आपको भी सितंबर में मेंस लिखना है, वो सेंटर में लिखेंगे, आपको रूम पे लिखना है। अगर अभी आपने मेंस की तैयारी नहीं की ना, अभी 14,000 बंदों का परी हुआ है, परी होगा, ठीक है, और उनमें से 2800 बंदों का जो मेंस होगा, 1000 बंदे सेलेक्ट होंगे। 1000 में से 300-400 को अपनी जो मनपसंद सर्विस है वो मिलेगी। 600 तो 1000 जो सिलेक्टेड है उनमें से पीर होंगे नेक्स्ट ईयर। बाकी जिन्होंने मेंस दिया है ना 14,000 में, उसमें से 13,000 बच्चे जिनका नहीं हुआ वो होंगे, ठीक है। जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो भी पीर होंगे, वो आपके कंपटीटर होंगे अगले साल। आप सोच के देखो उनसे कितने पीछे रह जाओगे, ठीक है। अगर अभी से आपका मेंस तैयार है तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं होगी, फिर तो आपको बस वही है कि प्रीलिम्स निकालना है, अपना श्योर है। तो जो भी अभी प्रीलिम्स में अपीयर हुए हैं सारे मेंस दे रहे हो आप। कुछ हैं जिन्होंने स्किप किया इस साल की, उनको लगा है थोड़ा तैयारी में गैप है, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है कि 1 साल 1.5 साल हो रहे हैं। पेशेंस का ही टेस्ट है, सारा पेशेंस का ही गेम है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही गेम है। आराम से चिल रह करके तैयारी करो बढ़िया से, पर अभी जो भी है वो मेंस पे फोकस करो। आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है 24/7 कभी भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा सर। और एक, अगर आपको एंजाइटी सुसाइड वाला थॉट आ रहा है, जो मेरे था सर, मेरा सीरियस केस है वो, तो अगर एंजाइटी एक लिमिट तक हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं, आपकी तैयारी है। कि सर अगर मैं मेरे पिताजी को बोल रहा हूँ यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है,
तो उनको क्या एंजाइटी होगा, उनको पता ही नहीं कुछ, वो गोले भरेंगे चले जाएंगे। अगर कोई एस्पिरेंट है जिसको एंजाइटी हो रहा है तो उसको तभी हो रहा है ना कि उसने पढ़ा है, उसके बाद क्या होगा सीरियस वो, हाँ सर्टेन लेवल तक ठीक है सर, ये अगर वो क्रॉस हो रहा है थ्रेशोल्ड लेवल तो आप एक काउंसलिंग भी ले सकते हैं और एक अपने दोस्तों से, अपनी मम्मी पापा से बात कीजिए। लेकिन अगर आपके सुसाइडल थॉट्स और वो आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो उस केस में आपको मेरा एक ही सजेशन है, एक तो अच्छे दोस्त रखिए, अकेले मत रहिए ज़्यादा, थोड़ा घूमिए, मेडिटेशन करिए, और अपने मम्मी पापा से है ना एक बार पूछ लीजिए कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, आपको ये चाहिए या मैं चाहिए, ठीक है। और दुनिया से हार जाना, आप जिस दिन घर पे जाओगे ना, अगर वहाँ पे एक बार ऐसे थापी मार दी ना तो मतलब दुनिया जीत लोगे, आप सिकंदर से कम नहीं रहोगे। तो आपको कुछ ऐसा गलत मत करना यार। अब बाई चांस आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा ना इस केस में, मेरे से बात कर लेना, बस यही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए और हमें सबको, टीम को मोटिवेट किया, लर्नर्स को मोटिवेट किया। हम आपको भविष्य के लिए भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर, आपने अपॉर्चुनिटी दिया अनअकैडमी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मोटिवेशनल स्टोरी।